हेलो दोस्तों, मैं रामवीर सिंह आपके सामने एक नई वीडियो के साथ मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगा कि हम एक कंप्लीट सीरीज लेके आने वाले हैं जिसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी एंड इकोनॉमिक्स, जिसमें कंप्लीट सिलेबस विद क्वेश्चंस हम कराएंगे। लेकिन अभी के लिए हमारे सामने एक सिचुएशन है कि बच्चों का पेपर अभी जैसे 13 को होना है, जैसे 19 को एग्ज़ाम होना है इकोनॉमिक्स का, तो उसके लिए हम अभी अकाउंटेंसी की टर्म 1 जो एग्ज़ाम आपका होना है, जो 13 को अकाउंटेंसी का जो पेपर होना है, उसके लिए हम एक कंप्लीट 1 शॉट में वीडियो बनाने जा रहे हैं। जिसमें क्या होगा कि इसमें हम 6 वीडियो करीब होंगी, जिसमें क्या होगा कि फर्स्ट वीडियो में हमारा कॉन्सेप्ट रहा करेगा, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू रहेंगे, फिर सेकंड वीडियो में पार्टनरशिप का वीडियो कॉन्सेप्ट रहेगा, फिर उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यूज़ रहेंगे। इसमें मैं आपको ये बता दूं, आप बाय फेथ हम पर विश्वास करके इस वीडियो को पढ़ सकते हैं। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और इससे ज़्यादा आपका कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। इन वीडियो में आपको प्रॉपर तरीके से समझाया जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस एमसीक्यू बनेंगे, कैसे कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले हम जो कराने जा रहे हैं, इसमें मैं शेयर कैपिटल, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल कराऊंगा। ये इसकी वेटेज 12 मार्क्स की है। ये पेपर में जो 40 का जो आपका पूर्णांक है, उसमें से 12 मार्क्स की इसकी वेटेज रहेगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आएंगे इसके 14 to 16 क्वेश्चन इसके आएंगे। इस वीडियो में मैं पूरा होल कंप्लीट शेयर कैपिटल पढ़ाऊंगा और नेक्स्ट वीडियो में इसके एमसीक्यू लेके आएंगे। तो अभी आपको कहीं नहीं जाना है, आप आराम से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ आप अपना प्यार दें ताकि हम नेक्स्ट वीडियो अच्छे से और बना सकें, आपके लिए अच्छा आउटपुट प्रोवाइड कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कंपनी क्या होती है, डेफिनेशन ऑफ कंपनी। बेसिकली आप पढ़ सकते हो, कोई ऐसी रेलेवेंट नहीं है कि इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। एमसीक्यू क्वेश्चन आपका बनेगा तो फीचर्स ऑफ कंपनी से बनेगा, पर तब भी हम कंपनी बता देते हैं कंपनी होती क्या है। कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। आर्टिफिशियल पर्सन क्या होती है कि जो आप उसे फिजिकली एग्जिस्टेंस तो होती है, देख सकते हो, मतलब क्या है उसका, जैसे छू नहीं सकते, या फिर मतलब विच इज़ क्रिएटेड बाय द लॉ, जो लीगल लॉ के द्वारा क्रिएट होती है, जो नेचुरल पर्सन द्वारा बनाई जाती है, उसके जैसे आप समझते हैं नेचुरल पर्सन हम होते हैं। जो हमने जो कंपनी क्रिएट की है, जैसे ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, रिलायंस, जियो, ये सब क्या है आपकी आर्टिफिशियल पर्सन की कैटेगरी में आती हैं। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय द लॉ हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी। देखिए कंपनी के ऊपर एक कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट होता क्या है कि बिजनेस एंड ओनर, मतलब यानी कि कंपनी, जैसे आप कहें रिलायंस का एग्जांपल आप ले सकते हैं, जियो का एग्जांपल आप ले सकते हैं। तो जियो जो मुकेश अंबानी द्वारा जो इस्टेब्लिश की गई है कंपनी, तो जियो एक अलग है और मुकेश अंबानी मतलब जो ओनर है वो अलग है। तो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि बिजनेस एंड ओनर बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। एज पर दिस कॉन्सेप्ट या एज पर दिस एंटिटी बिजनेस एंड ओनर बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो हमने पढ़ा कि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो लॉ के द्वारा क्रिएट होता है, जिसमें सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो होता है विद ए परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि किसी भी मेंबर के डेथ हो जाने पर, मर जाने पर, उस पर कंपनी की एग्जिस्टेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, कंपनी आपकी चलती ही रहेगी। उसे बोलते हैं हम परपेचुअल सक्सेशन। एंड एक कॉमन सील, कंपनी के पास अपनी एक कॉमन सील होती है, कोई भी अगर वो काम करती है तो उसकी कंपनी की कॉमन सील, मतलब जिसे हम मोहर बोलते हैं। तो ये इसकी कंपनी की डेफिनेशन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आपका होता है कि फीचर्स ऑफ कंपनी क्या होता है। यहाँ से आपका क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है, फीचर्स ऑफ कंपनी क्या होता है। तो पहला है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मीन्स होता है बेटा रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन, देखिए कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 कंपनी का आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, इनकॉर्पोरेशन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मैंने आपको अभी बताया ही है कि सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एज पर सच कॉन्सेप्ट बिजनेस, कंपनी एंड ओनर बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दोनों अलग अलग ट्रीट किए जाते हैं एज पर सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। मैंने फिर आपको बताया नेक्स्ट फीचर है परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस या परपेचुअल सक्सेशन भी हम उसे कह सकते हैं। परपेचुअल एग्जिस्टेंस या सक्सेशन का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी में जो मेंबर है, अगर उसकी डेथ भी हो जाती है, किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है, तो कंपनी की एग्जिस्टेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कंपनी आपकी चलती रहेगी। उसे बोलते हैं हम परपेचुअल एग्जिस्टेंस।
फिर एक कॉमन सील, कंपनी की अपनी एक कॉमन सील होती है, अपनी एक मोहर होती है, जिसे हम कॉमन सील के नाम से जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। देखिए मैं आपको बता दूं कि पब्लिक कंपनी जो है, पब्लिक कंपनी अपने शेयर पब्लिक को ट्रांसफर कर सकती है। पब्लिक कंपनी के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पब्लिक कंपनी बिल्कुल अपने शेयर ट्रांसफर कर सकती है। ट्रांसफर मतलब है इश्यू करना, कि पब्लिक कंपनी अगर चाह रही है कि अपने शेयर इशू करना चाह रही है तो वो आराम से ईजिली पब्लिक को शेयर इशू कर सकती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए रेस्ट्रिक्शन है, वो अपने शेयर पब्लिक को इशू नहीं कर सकती। तो प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्टेड है कि अपने शेयर पब्लिक में इशू नहीं कर सकती। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है। कैसे बन सकता है कि क्या आपकी प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर ट्रांसफ़र कर सकती है? आप बोलेंगे नो, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर इशू नहीं कर सकती। हाँ, पब्लिक कंपनी कर सकती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना होगा। नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी। देखिए मेंबर यानी कि शेयर होल्डर जो होते हैं कंपनी में, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि मेंबर की लायबिलिटी कैसी होती है, आप बोलेंगे लिमिटेड रहती है। लिमिटेड का मतलब मैं समझा दूं कि जैसे मान के चलिए 100 शेयर हैं, 100 शेयर होल्डर हैं, 100 शेयर होल्डर हैं, सब ने अपने अपने शेयर खरीद रखे हैं। किसी ने 5000, किसी ने 10,000, किसी ने 4000, किसी ने 3000, तो सब ने अपने अपने शेयर खरीद रखे हैं। तो उनकी लायबिलिटी कितनी है? लायबिलिटी उतनी ही है जितना कि उन्होंने शेयर एक्वायर्ड कर रखा है। तो लिमिटेड लायबिलिटी होती है, अनलिमिटेड नहीं होती। मैंने अगर 3000 के शेयर खरीद रखे हैं तो मेरी लायबिलिटी सिर्फ 3000 के शेयर के बराबर है। तो जितने शेयर होल्डर ने एक्वायर कर रखे हैं उसी के इक्वल लायबिलिटी होती है, उसे बोलते हैं हम लिमिटेड लायबिलिटी। तो ये बात आप ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शेयर होल्डर की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। तो इसमें हमने एक बार थोड़ा सा फास्ट ट्रैक बता देते हैं कि इनकॉर्पोरेशन कराना होता है, बहुत ज़रूरी है। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंड ओनर बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, मैंने अभी बताया कि किसी भी मेंबर के डेथ हो जाने पर कंपनी की एग्जिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। नेक्स्ट कॉमन सील, कंपनी की एक खुद की कॉमन सील होती है, उसे मोहर भी कहते हैं। नेक्स्ट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, मैंने बता दूं एक बार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्राइवेट कंपनी अपने शेयर पब्लिक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकती, बट पब्लिक कंपनी अपने शेयर ट्रांसफ़र कर सकती है, यानी कि इशू कर सकती है। ट्रांसफ़र मीन्स मतलब इशू करना। मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ से थ्योरी का क्वेश्चन मैं जितना बोल रहा हूँ, मैं फिर एक बार बता दूँ, उतना ही आएगा, उसी में से आएगा। आप बिल्कुल भी अब चिंता ना करके, एक भरोसा करके इस वीडियो को पढ़ सकते हैं। कंप्लीट रिवीजन हम दे रहे हैं, तो इस पर प्लीज़ आप अपना लाइक एंड सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं। चलिए नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ कंपनी। कंपनी कितने टाइप की होती है? इसमें हम सिर्फ इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं कि क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं। पहला है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी। देयर आर 3 टाइप ऑफ कंपनी। 3 तरीके की कंपनी हो सकती है, प्राइवेट, पब्लिक और 1 पर्सन कंपनी, जैसे हम सोल प्रोप्राइटर से भी कहते हैं। प्राइवेट कंपनी में क्या आ सकता है? सर यहाँ से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? देखिए यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस की MCQ की बात करता हूँ तो आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि मिनिमम मेंबर कितने होते हैं। मिनिमम मेंबर इसमें 2 होते हैं और मैक्सिमम मेंबर इसमें कितने होते हैं? 200। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आया है अच्छे एग्जाम में, जैसे PGT का एग्जाम ले लो, उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 200। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट ट्रांसफर इज शेयर टू द पब्लिक। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर पब्लिक को इशू नहीं कर सकती। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। नेक्स्ट है कि प्राइवेट कंपनी का जो वर्ड होता है, जो प्राइवेट कंपनी के पीछे जो लगा होता है, उसे क्या लगा होता है? प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगा होता है, उसे हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं। तो प्राइवेट कंपनी आप कैसे जान पाओगे? प्राइवेट कंपनी के नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगा होगा। मैक्सिमम मेंबर कितने हो सकते हैं? 200 हो सकते हैं। मिनिमम मेंबर 2 हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी अपने शेयर पब्लिक को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती। तो ये 3-4 बातें हैं, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ध्यान से। मिनिमम पेड अप कैपिटल नॉट प्रेस्क्राइब, अभी इसमें एज पर द कंपनीज एक्ट कोई भी पेड अप कैपिटल डिस्क्राइब नहीं की गई है, इसके लिए हमें टेंशन नहीं रखनी है। आपको ये 3-4 बातें जो बताई हैं उस पर आपको प्रॉपर ध्यान देना है। मिनिमम मेंबर, मैक्सिमम मेंबर एंड प्राइवेट लिमिटेड, बस ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। नेक्स्ट आ जाता है पब्लिक कंपनी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सर यहाँ से कैसा क्वेश्चन बन सकता है? यहाँ से आपके जो क्वेश्चन बन सकते हैं मेंबर्स को लेके बन सकता है कि मिनिमम मेंबर कितने होते हैं, मैक्सिमम मेंबर कितने होते हैं। मिनिमम मेंबर होते हैं इसमें 7, मतलब एटलीस्ट 7 मेंबर होने चाहिए।
तभी आप पब्लिक कंपनी इस्टेब्लिश कर सकते हो। और मैक्सिमम अनलिमिटेड, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है, तो वो प्राइवेट कंपनी की कैटेगरी में आती है। इसमें फिर क्या है, मिनिमम आपके एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होने चाहिए, कम से कम 2 डायरेक्टर होने चाहिए। मैक्सिमम आपके 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, 15 से ज़्यादा नहीं हो सकते। हाँ, डायरेक्टर की अगर बात प्राइवेट में भी करते हैं तो मिनिमम 2 होते हैं प्राइवेट कंपनी में और मैक्सिमम 15 होते हैं। मैक्सिमम आपके 15 रहेंगे दोनों में, पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर। हाँ, मिनिमम में प्राइवेट में आपके 2 होते हैं और पब्लिक में आपके 3 डायरेक्टर हो सकते हैं। इसके सर नाम के पीछे क्या लिखा होता है, लिमिटेड वर्ड, प्राइवेट लिमिटेड नहीं, लिमिटेड वर्ड जो आएगा तो आप पहचान सकेंगे कि हाँ ये आपकी एक पब्लिक कंपनी है। हाँ, क्या पब्लिक कंपनी सर ट्रांसफर कर सकती है शेयर पब्लिक को? यस, ऑफ कोर्स, आपकी पब्लिक कंपनी शेयर इशू कर सकती है, किसको? पब्लिक को। तो ये आपको ध्यान रखने कि यहाँ से एमसीक्यू किस बेसिस पर बन सकते हैं, जो मैंने आपको बताया उसी को बस आपको बार बार रिकॉल करना है और ध्यान रखना है। 1% कंपनी सर क्या होती है? देखिए 1% कंपनी क्या होती है कि जिसमें एक ही ओनर होता है, जिसमें मेंबर जो होता है वो एक ही रहता है, उसे हम कहते हैं 1% कंपनी। इसको बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कितने मेंबर होते हैं, सिर्फ 1 मेंबर होता है, जिसे हम सोल प्रोप्राइटर से भी कह सकते हैं। मेंबर आपका इंडिया का होना चाहिए, रेजिडेंट होना चाहिए, ये कोई रेलिवेंट नहीं है, तो आप टेंशन नहीं लें। हाँ, ये चीज़ तो 1-2 बातें हैं क्या कि 1% कंपनी शुड नॉट हैव पेड अप कैपिटल मोर देन 50 लाख। कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है अगर 50 लाख से ज़्यादा है तो 1% कंपनी कैन कन्वर्ट इनटू द प्राइवेट कंपनी, तो वो प्राइवेट में कन्वर्ट हो सकती है। तो मोर देन 50 लाख आपकी पेड अप कैपिटल नहीं होनी चाहिए, तो वो किस कैटेगरी में आएगा? 1% कंपनी की कैटेगरी में आएगा। बस यहाँ से इतना ही इंपॉर्टेंट है, हम सिर्फ इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो नोट है ये काफ़ी कई बार क्वेश्चन ये आ चुका है एमसीक्यू में कि कहा है कि जो कंपनी की कैपिटल जो डिवाइड होती है उसे हम क्या कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि जो कंपनी की कैपिटल जो डिवाइड होती है उसे हम शेयर या यूनिट, दोनों के नाम से कोई हो सकता है। जो कंपनी की कैपिटल डिवाइड होती है यूनिट्स में उसे हम क्या कहते हैं? आप शेयर कहते हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है ऐसे कि कंपनी की जो शेयर कैपिटल डिवाइड होती है यूनिट्स में उसे हम क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट इज शेयर। शेयर कुछ नहीं होता है, एक यूनिट होता है। किसी भी पार्ट हम जब किसी भी चीज़ का हम जब पार्ट कर देते हैं, शेयर कर देते हैं, तो उसे यूनिट भी कहते हैं। तो कंपनी की कैपिटल भी जब पार्ट्स जब डिवाइड होती है, यूनिट्स में डिवाइड होती है, तो उसे हम शेयर कहते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चंस कई बार बन चुका है कि कंपनी की जो कैपिटल डिवाइड होती है यूनिट्स में उसे हम क्या कहते हैं? शेयर। प्लीज़, मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ इसीलिए क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। कंपनी में जो शेयर रखते हैं, जिनके पास शेयर होते हैं, उनको क्या कहते हैं? शेयर होल्डर कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? शेयर होल्डर या मेंबर ऑफ द कंपनी। उनको शेयर होल्डर भी कहा जा सकता है और मेंबर ऑफ द कंपनी कहा जा सकता है। मैं कह रहा हूँ दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप बिल्कुल ट्रस्ट करें। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कहाँ से पेपर बनेगा। बिल्कुल भी चिंता नहीं करें आप इस पर, बिल्कुल 1-2 बार आप इसे रिवाइज करें कंप्लीट को, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 12 मार्क्स इससे अलावा कहीं कुछ से जाएंगे ही नहीं। आपको इस तरीके से वीडियो या कॉन्सेप्ट को बता दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है टाइप ऑफ शेयर। देखिए 2 तरीके के शेयर होते हैं, 2 टाइप ऑफ शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर को आप कैसे पहचानेंगे? सर ये प्रेफरेंस शेयर है, ये इक्विटी शेयर है। देखिए प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? जिनके पास 2 राइट होते हैं, 2 प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट हैं उनको हम प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। जिनके पास प्रेफरेंशियल राइट नहीं है उनको हम इक्विटी शेयर कहेंगे, सिंपल। तो सर प्रेफरेंशियल राइट होते क्या हैं? ये मैंने 2 प्रेफरेंशियल राइट रखे हैं। क्या होते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव राइट टू रिसीव डिविडेंड। पहला राइट है, अगर आपने प्रेफरेंस शेयर लिए हैं तो आपके पास एक राइट चला जाएगा। क्या राइट चला जाएगा? कि आपको डिविडेंड रिसीव होगा, आपको डिविडेंड दिया जाएगा प्री डिटरमाइंड रेट, पहले से ही डिसाइड रहेगा कि आप अगर प्रेफरेंस शेयर इस कंपनी के खरीद रहे हैं तो आपको 10%, 15%, 12% जो भी एक रेट है, जो भी डिसाइड हो जाएगा, तो एक डिविडेंड दिया जाएगा प्री डिटरमाइंड रेट बिफोर एनी अमाउंट इज पेड फॉर डिविडेंड ऑन द इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर को पे करने से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे होता है। ये आपका राइट है कि सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देंगे, देन उसके बाद हम इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे क्या? डिविडेंड। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि ये आपका पहला राइट है, प्रेफरेंशियल राइट। दूसरा राइट क्या है कि अगर कंपनी आपकी बंद होती है, लिक्विडेशन होता है कंपनी का, तो सबसे पहले कैपिटल जो रीपे की जाएगी वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की जाएगी, ना कि इक्विटी शेयर होल्डर की।
तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में यही डिफरेंस होता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास कुछ राइट आ जाते हैं, अधिकार हो जाते हैं। एक तो उसको डिविडेंड मिलेगा फिक्स रेट से, किससे पहले? इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। दूसरा कि जब कंपनी बंद होगी, लिक्विडेशन होगा कंपनी का, तो कैपिटल का रीपेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पहले दिया जाएगा, ना कि इक्विटी शेयर होल्डर का। तो अगर ये दो राइट हैं किसी के पास तो वो होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और ये दो राइट्स नहीं है किसी के पास तो वो होता है इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर है ये? मैं फिर एक बार रिपीट कर दूं, राइट टू रिसीव डिविडेंड और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, ये टू राइट्स आर अवेलेबल विद द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो चलिए प्रेफरेंस शेयर के टाइप पर आते हैं कि सर प्रेफरेंस शेयर कितने टाइप के होते हैं। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर। फर्स्ट वन इज क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता क्या है? देखिए, मान के चलो 2019 में आपके पास प्रॉफिट नहीं है, किसी भी कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड के पास 2019 में प्रॉफिट नहीं है। अब प्रॉफिट नहीं है तो वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दे सकती। हाँ, लेकिन 2020 में कंपनी के पास प्रॉफिट हो गया, तो 19 का जो डिविडेंड नहीं मिला था ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑफ प्रॉफिट, तो वो 20 में डिविडेंड एक्यूमुलेट होके 20 में दिया जाएगा। मतलब अगर कंपनी ने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, कंपनी ने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं और आपने वो खरीद रखे हैं, तो अगर किसी ईयर में आपको डिविडेंड नहीं मिला है, क्यों नहीं मिला है? क्योंकि प्रॉफिट नहीं था, इसलिए आपको डिविडेंड नहीं मिला। तो जिस ईयर में प्रॉफिट होगा तो प्रीवियस ईयर का जो डिविडेंड आपको नहीं मिला है उस ईयर में वो भी डिविडेंड पहले मिलेगा, तो वो क्यूमुलेट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ये फैसिलिटीज आपकी नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में नहीं होती। अगर आपका 2019 में आपको डिविडेंड नहीं मिला है और क्योंकि प्रॉफिट नहीं था, तो वो कभी आपको डिविडेंड मिलेगा ही नहीं अगर आपके पास कौन से शेयर हैं? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर हैं। तो ये आपको समझना है, कभी भी किसी भी कंपनी के आपको शेयर खरीदने हैं तो आप कौन से खरीद रहे हैं? क्यूमुलेटिव खरीद रहे हैं तो टेंशन नहीं है, क्योंकि आपको कभी डिविडेंड अगर किसी साल में नहीं मिल रहा है तो आपको पीछे बाद में भी मिल जाएगा जब कंपनी के पास सफिशिएंट प्रॉफिट होगा। लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव में ये दिस टाइप ऑफ फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल। नॉन क्यूमुलेटिव में जिस ईयर का डिविडेंड है अगर उस ईयर में नहीं मिला तो वो कभी भी नहीं मिलेगा, उसको बोलते हैं हम नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। बहुत ध्यान समझना है। देखिए, आपको मैंने समझाया कि एक कंपनी होती है, कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है और उस प्रॉफिट में से आउटसाइडर को पहले दिया जाता है सब कुछ। आउटसाइडर को देने के बाद फिर उसके बाद आता है शेयर होल्डर की नंबर। शेयर होल्डर को फिर शेयर होल्डर में भी किसको पहले दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया, देन उसके बाद डिविडेंड किसको दिया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। फिर भी मान के चलो डिविडेंड देने के बाद कुछ प्रॉफिट बच रहा है, सेव हो रहा है, तो अगर आपने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हैं आपके पास, तो जो बैलेंस प्रॉफिट बचा है इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड देने के बाद, तो उसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपके पास कौन से शेयर हैं? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ये बात आपको समझना है। बैलेंस जो प्रॉफिट है सबको देने के बाद अगर कंपनी के पास फिर भी प्रॉफिट है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपके पास कौन से प्रेफरेंस शेयर हैं? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। और अगर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर हैं तो सिर्फ आपको डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद आप बैलेंस अमाउंट जो प्रॉफिट बचेगा कंपनी के पास आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, आपको कुछ भी उसमें से नहीं मिलेगा, आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता रहेगा बस। नेक्स्ट आता है रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल या नॉन रिडीमेबल भी उसे हम कह सकते हैं। रिडीमेबल क्या होता है? अगर आपने कोई मान के चलो ए है, ए ने एक कंपनी के प्रेफरेंस शेयर खरीदे हैं और वो प्रेफरेंस शेयर का नाम था रिडीमेबल। अब रिडीमेबल का मतलब है कि कंपनी उन शेयर होल्डर को, मतलब उन शेयर को रीपे करेगी, मतलब अपने शेयर वापस ले लेगी और उसका पैसा वापस करेगी आफ्टर ए सर्टेन पीरियड। अब वो पीरियड कितना हो सकता है सर? 20 साल मैक्सिमम रिडीमेबल का टाइम पीरियड होता है 20 साल। मैं समझाता हूँ। मैंने मान के चलो रिलायंस के शेयर खरीदे और वो कौन से शेयर हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो कंपनी जो रिलायंस लिमिटेड है, कंपनी को मेरा पैसा आफ्टर 20 ईयर 20 साल तक वो यूज कर सकती है, मैक्सिमम 20 साल में मुझे मेरा पैसा वापस करना पड़ेगा और मुझे उनको उनके शेयर वापस करने पड़ेंगे। मतलब ड्यूरिंग द पीरियड, जो लॉक इन पीरियड जो मैंने 20 ईयर बताया है, इसमें कंपनी को रीपेमेंट करना पड़ता है कैपिटल का, तो उसे बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। जिनका रीपेमेंट
वाइंडिंग अप के टाइम पे करना है, कभी करना ही नहीं है। कंपनी बंद होगी तभी रीपे करना है, उससे पहले करना ही नहीं है। उनको बोलते हैं हम नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ये जो शेयर होल्डर होते हैं इनको लाइफ टाइम डिविडेंड मिलता रहता है, इनका पैसा वापस तो आना नहीं है, क्योंकि कौन सी कैटेगरी है, नॉन रिडीमेबल, इनको डिविडेंड मिलता रहेगा। हाँ, अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आपने खरीदे हैं तो आपको पैसा वापस भी मिलेगा और डिविडेंड भी मिलेगा उसके साथ साथ। हाँ, आफ्टर ए सर्टेन पीरियड के बाद, जो भी पीरियड है कंपनी और आपके बीच में जो एग्रीमेंट है उसमें वो डिसाइड हो जाता है, तो उनको बोलते हैं रिडीमेबल। मतलब आफ्टर ए सर्टेन पीरियड इफ एनी अमाउंट रीपेड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर इज कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो ये आपके टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपके चल रहे हैं। लास्ट बचा है आपका कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, उनको हम कन्वर्टिबल कह सकते हैं, और जो कन्वर्ट नहीं होते उनको हम नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर बोलेंगे। तो बस इसमें तो इतना ही है, आपको समझना है तो बस याद रख लीजिए, सिर्फ टाइप नाम याद रख लीजिए। तो मैं एक बार नाम याद करा दूं आपके क्या क्या हैं, अभी हमने पढ़ाया आपको क्या क्या आपका क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, इरिडीमेबल और कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल। तो ये इतने टाइप के आपके प्रेफरेंस शेयर हैं, तो आपको ये समझने आ गए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या होता है, मैंने बताया आपको, जिसके पास 2 वोटिंग पावर, मतलब सॉरी 2 प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, वो कौन से होते हैं, इक्विटी शेयर होते हैं। प्रेफरेंशियल राइट भी मैंने आपको बताया, फिर एक बार रिकॉल करा देता हूँ। राइट टू रिसीव डिविडेंड, जिनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, या दूसरा आपका राइट टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, लिक्विडेशन के टाइम पर मुझे कैपिटल वापस होगा बिफोर द इक्विटी शेयर होल्डर। तो वो 2 राइट्स जो अवेलेबल है उनको प्रेफरेंस शेयर बोलेंगे, जो 2 राइट्स अवेलेबल नहीं है उनको हम इक्विटी शेयर बोलेंगे। इसकी एज सच कोई डेफिनेशन नहीं है, इसकी यही डेफिनेशन है कि जिस शेयर होल्डर के पास प्रेफरेंशियल राइट नहीं होते हैं उनको हम इक्विटी शेयर कह देते हैं, बस दैट्स इट। चलिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है आपका काइंड ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल को कंपनी ने किस किस फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है, उसको किस किस में बांटा गया है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमने देखा है जो हमने MCQ की यहाँ पर स्कूल में प्रैक्टिस जो कराई है अपने बच्चों को, जो हमने प्रैक्टिस कराई है उसमें हमने ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक आता है इसमें ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल होती क्या है, देखिए थोड़ी सी मुझे इसके लिए थोड़ी सी कहानी बतानी पड़ेगी। कोई भी एक पर्सन होता है, मान के चलिए ए एक पर्सन है और वो एक ROC के पास अपनी कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन कराना कंपनी का कंपलसरी होता है। तो ए ROC के पास जाता है कि अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने, तो ROC उससे पूछता होगा कि आप बताओ अपने कंपनी के मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर कितने रखना चाहते हो। तो जो ये शेयर होल्डर है, जो प्रमोटर है, वो ये कंपनी को वो ROC को बताएगा कि मैं अपने जो कंपनी में मैक्सिमम 1 लाख शेयर इशू करूँगा, ये जो है, और इसकी फेस वैल्यू जो होगी वो 10 रुपीज़ होगी। आप इसकी मुझे अथॉरिटी प्रोवाइड कर दो कि मैं 1 लाख शेयर इशू करके पब्लिक को मैं अपने शेयर के थ्रू पैसे रेज कर सकता हूँ। तो ये जो अथॉरिटी, जो डिमांड हो रही है, जो ROC से हम अथॉरिटी ले रहे हैं, जो प्रमोटर अथॉरिटी ले रहा है कि मुझे इतने शेयर की अथॉरिटी प्रोवाइड कर दो, 1 शेयर की ये होगी, तो दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी। ये जो है मैक्सिमम कैपिटल होती है जिसकी आपको अथॉरिटी मिली है बाय द ROC। तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है आपको समझना है, मैंने एग्जाम्पल भी दिया है। दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी। क्या है कि अब जो प्रमोटर है, जो भी कंपनी का ओनर है, अब कंपनी 1 लाख शेयर पब्लिक में इशू कर सकती है, इससे ज़्यादा पब्लिक में शेयर वो इशू नहीं कर सकती। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या हुआ, मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है, इससे ज़्यादा कैपिटल कंपनी रेज नहीं कर सकती। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, 1 लाख शेयर है, एक फेस वैल्यू कितनी है, 10 ईच है, तो टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी होगी आपकी, 10 लाख रुपीज़। नेक्स्ट टॉपिक आते हैं हम इशूड कैपिटल। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इशूड कैपिटल। अब देखिए एक यहाँ पे थोड़ा सा मैं और टॉपिक ऐड करना चाहूँगा। क्या है कि एक सेबी गाइडलाइन है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है। सेबी गाइडलाइन क्या कहती है कि कंपनी जितने शेयर इशू कर रही है उसका 90% सब्सक्राइब होना चाहिए, 90% सब्सक्राइब होना चाहिए, तभी कंपनी अपने शेयर इशू कर सकती है, अदरवाइज कंपनी इशू नहीं कर सकती। जैसे कि मैं और समझा दूं आपको, इलेबरेट करते हैं। अगर कंपनी की ऑथराइज कैपिटल थी 1 लाख, शेयर थे, एक शेयर की वैल्यू थी 10 ईच, अगर कंपनी इसको इशू करेगी, पब्लिक में इशू करेगी 1 लाख शेयर,
1 लाख शेयर, तो 90% एप्लीकेशन 90% यानी कि 90,000 शेयर की एप्लीकेशन आ जानी चाहिए, यानी कि 90,000 शेयर पब्लिक खरीद लेनी चाहिए। अगर 90,000 शेयर पब्लिक को नहीं बेच पाई कंपनी, तो कंपनी अपने शेयर इशू नहीं कर सकती। तो ये गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए कंपनियां, जो नई नई कंपनियां होती हैं, वो डरती हैं कि हम अगर शेयर 90% पब्लिक में नहीं सेल कर पाए तो क्या होगा, हमारी एक्स्ट्रा जो कॉस्ट है, जिसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं, वो इनकर्ड हो जाएगी और हमारे शेयर भी इशू नहीं हो पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसीलिए कंपनी क्या होता है, पूरे की पूरे जितनी भी ऑथराइज शेयर होते हैं, वो पूरे की पूरे शेयर एक साथ में इशू नहीं करती है। चलिए, अब क्या है कि अगर इशूड कैपिटल क्या होता है कि 1 लाख शेयर की अथॉरिटी थी, उसमें से मान के चलो कंपनी ने 50,000 शेयर ही इशू किए हैं। मैंने आपको समझा दिया 50,000 क्यों इशू करती है, इसीलिए सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। ये भी ध्यान रख लिए, काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि सेबी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग कितनी मिनिमम सब्सक्रिप्शन आनी चाहिए, 90%। ये ध्यान रखिएगा। 1 लाख में से 50,000 शेयर इशू किए हैं पब्लिक को, एक 10 ईच यानी कि 5 लाख, ये आपकी कहलाएगी इशूड कैपिटल। सेकंड पॉइंट हो गया इशूड कैपिटल। पहला ऑथराइज कैपिटल, नेक्स्ट वन इज इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इशूड इनटू फेस वैल्यू, इशूड कैपिटल, दैट्स इट। नेक्स्ट वन इज पब्लिक ने कितना परचेज किया, उसे बोलते हैं सब्सक्राइब करना। परचेज करना मतलब सब्सक्राइब करना। पब्लिक ने कितना परचेज किया है, हमने मान के चलो 50,000 हमने इशू किया, इसका 90% ले लेते हैं, 45,000 यहाँ पे आना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिए, 90% तो सब्सक्रिप्शन होनी ही चाहिए। मैं 40,000 का गलत था, इसलिए मैंने लिया था क्योंकि आपको समझ में आ जाए 40 की जगह में 45 करना ही पड़ेगा, तभी कंपनी शेयर इशू कर सकती है एज पर द सेबी गाइडलाइन। तो 45,000 की मान के चलो पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है, पब्लिक ने खरीदा है 45,000 और 10 ईच, तो कितना हो गया 4,50,000, 4.5 लाख। ये आपकी कहलाएगी सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब 3 पार्ट हो गए, ऑथराइज्ड, इशूड और सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कैपिटल के 2 पार्ट होते हैं। सब्सक्राइब कैपिटल को भी हमने डिवाइड किया हुआ है 2 पार्ट्स में, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, एंड सेकंड वन इज सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। तो सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप होता क्या है, ये हम आपको समझा देते हैं। देखिए, फुली पेड अप मतलब फुली मतलब कंप्लीट, पूरा पैसा। पेड अप मतलब पूरा पे कर दिया। समझना है कि मान के चलो कंपनी ने 45,000 शेयर इशू किए थे, सॉरी 50 किए थे, 40 की एप्लीकेशन आई, सिर्फ 40,000 शेयर ही बिक पाए हैं कंपनी के, तो 45,000 की एप्लीकेशन आई, उसे सब्सक्राइब हुआ 45,000, 10 ईच था, कंपनी ने डिमांड किया 10 रुपये और पूरा मिल भी गया, पूरा मिल भी गया। तो ये है 4,50,000, ये आपकी कहलाएगी सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। फुली पेड अप मतलब जो हमने इशू किया था, जो पब्लिक को इशू किया था, उस पर पूरा पैसा मिल चुका है, कंपनी ने डिमांड भी किया और पूरा मिल भी गया, तो उसे कहेंगे सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप। फुली पेड अप पूरा पैसा दे दिया उस पर। नेक्स्ट, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप क्या होता है, देखिए देयर आर 2 कंडीशन। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप आपको अगर पहचानना है तो उसके लिए 2 कंडीशन है, उसमें से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई है तो ये किस कैटेगरी में आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में आएगा। क्या होता है, पहली कंडीशन कि नॉट फुली कॉल्ड अप। अगर जो भी मान के चलिए कंपनी ने जो शेयर इशू किए हैं उस पर उसकी फेस वैल्यू थी 10, लेकिन कंपनी ने कितना डिमांड किया है, कॉल्ड अप कितना किया, सिर्फ 8 रुपीज़, मतलब 2 रुपये जो है अभी डिमांड ही नहीं किया, तो वो पूरा की पूरा जो शेयर हैं मान के चलो 45,000 पर सिर्फ 8 रुपीज़ ही मंगाया है, तो ये पूरा की पूरा किस में आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आएगा। क्योंकि अगर कंपनी पूरे पैसे डिमांड भी नहीं कर रही है तो फुली पेड अप तो हुआ नहीं, तो वो क्या हुआ, नॉट फुली पेड अप। तो ये बात आपको समझना है कि नॉट फुली पेड अप क्या होता है, जिस पर कंप्लीट अमाउंट हमें अभी रिसीव नहीं हो पाया, उसे हम बोलते हैं नॉट फुली पेड अप। नेक्स्ट होता है, दूसरी कंडीशन क्या है, कंपनी ने कॉल तो किया लेकिन मिला नहीं, कोई शेयर होल्डर ऐसा है जो डिफॉल्टिंग है, वो शेयर पर पैसे नहीं दे पा रहा है, तो कंपनी ने फुली कॉल्ड अप, पूरा पैसा मंगाया तो है बट नॉट फुली पेड अप बाय द शेयर होल्डर, लेकिन शेयर होल्डर ने उसे फुली पेड नहीं किया, तो वो भी किस कैटेगरी में आएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। ये आपको समझना है, 2 में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ये हमने आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा है, तो एग्जाम्पल में पूरा कंप्लीट टॉपिक हम आपको कराने जा रहे हैं। आज तक अगर इस पॉइंट में अगर आपको डाउट है, आज के बाद डाउट नहीं रहेगा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप इसको सीखें अच्छे से प्लीज़। चलिए पहले मैं एग्जाम्पल पढ़ता हूं, मैंने केसेस बनाए हैं, उसके हिसाब से हम एक्सप्लेन करेंगे केस वाइज क्या होगा।
सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक कंपनी है ए लिमिटेड, उसने 10,000 शेयर इशू किए हैं और फेस वैल्यू हमने रखी है 10 ईच। नेक्स्ट क्या है, एप्लीकेशन रिसीव फॉर 9,000, हमारे शेयर कितने इशू हो पाए, लेकिन हमारे हो पाए 9,000 शेयर। तो समझना 10,000 हम तो इशू कर रहे थे, लेकिन एप्लीकेशन कितने की आई है, सिर्फ 9,000 की, यानी कि जो सब्सक्राइब हुए हैं, पब्लिक ने जो सब्सक्राइब किए हैं वो सिर्फ 9,000 शेयर सब्सक्राइब किए हैं। फिर क्या कह रहा है, ये केसेस है हमारे कि कंपनी ने, पहला केस क्या है, कंपनी डिमांड ऑन ₹8 पर शेयर, कंपनी ने सिर्फ 8 रुपये ही डिमांड किया है, तो क्या होगा, मतलब पूरा पैसा नहीं मांगा तो क्या होगा। दूसरा केस क्या है, कंपनी डिमांड 10, कंपनी ने पूरा पैसा मांगा है, बट एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 1,000 शेयर हैं, देखिए होल्डिंग रखा हुआ है, 1,000 शेयर हैं, वो उसने क्या किया, फाइनल कॉल नहीं दिया, ₹2 पर शेयर, उसने फाइनल कॉल पे नहीं किया। फिर इसमें केस में क्या होगा, नेक्स्ट क्या है, इसके जो शेयर थे थर्ड केस में क्या कर लिए, फोरफीट कर लिए हैं, हिज शेयर वर फोरफीटेड, उसके शेयर हमने फोरफीट कर लिए हैं और उसमें से 500 शेयर हमने री इशू कर दिए हैं। क्या किए हैं, री इशू कितने पर, 8 पर शेयर। तो क्या होगा कि हाउ मच अमाउंट विल बी शोन इन द बैलेंस शीट अंडर द शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंडर बताइए कि कितना अमाउंट शो होगा। तो केस वाइज हम चलेंगे, बहुत ध्यान से हम सीखेंगे। पहले केस को हम सॉल्व करते हैं। क्या है कि कंपनी ने तो 10,000 इशू किए लेकिन एप्लीकेशन आई 9,000, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लिख सकते हैं इशूड कितना आएगा, इशू तो कितने किए 10,000 शेयर, एक शेयर की वैल्यू है 10 ईच, तो यहाँ पे आ जाएगा इशूड में 1 लाख, तो ये तो इशूड में रहेगा। नेक्स्ट आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप। देखिए अगर पहले देखा जाए कंपनी ने डिमांड क्या पूरा पैसा किया है, कंपनी ने बिल्कुल नहीं किया, तो ये सब्सक्राइब में फुली पेड अप तो है नहीं, क्योंकि पूरा पैसा जब कंपनी ने ही नहीं मांगा है तो शेयर होल्डर ने पे भी नहीं किया होगा, सीधी सी बात है, तो ये इसमें तो आना नहीं है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप में, पहले केस में। फिर ये कहाँ जाएगा, ये पूरा की पूरा अमाउंट कहाँ जाएगा, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। कितने से जाएगा कि 9,000 शेयर पर कितने रुपए, 8 रुपये डिमांड किया है, पूरा की पूरा पैसा इसमें चला जाएगा आपका पूरा। ये जो 72,000 है यही आपका इसमें आ जाएगा, जो शेयर कैपिटल है उसमें आ जाएगा आपका 72,000, बस दैट्स इट। ये आपको समझना है। अगर कंपनी, मैंने आपको बता चुका हूँ 2 कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, अगर कंपनी पूरा पैसा नहीं भी मंगा पा रही है तो भी वो केस में आता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। चलिए मुझे रफ करना पड़ेगा क्योंकि मुझे नेक्स्ट केस की तरफ मूव करना है। सेकंड केस की हम बात करते हैं। अच्छा ये 1 लाख ही रहेगा क्योंकि ये इशूड सेम रहेगा, हर बार सेम रहेगा, इशूड तो इतना किया जितना ही रहेगा। नेक्स्ट क्या है, सेकंड केस है कि कंपनी ने पूरा पैसा डिमांड तो किया, कंपनी ने पूरा पैसा मंगाया, बट एक शेयर होल्डर है जो 1,000 शेयर हैं जिसके पास, उसने 2 रुपये नहीं दिए, फाइनल कॉल नहीं दिए। तो इसका मतलब एक बात समझिए, टोटल हमारे पास एप्लीकेशन थी 9,000 शेयर की, तो 9,000 में से 1,000 पर हमें पूरा पैसा नहीं मिला, 8,000 पे तो मिल गया। तो 8,000 जो है, 8,000 शेयर जो है ये तो इसमें आ जाएंगे फुली पेड अप में 10 ईच, 8,000 जो है ये हमारे आ जाएंगे फुली पेड अप में, क्योंकि इस पर तो पूरा पैसा मिल गया होगा ना, 1,000 की बात कर रहे हैं सिंपल। और 1,000 जो शेयर हैं जिस पर हमारा 1,000 शेयर, अच्छा डिमांड कितना किया पहले ये देखना है हमें ध्यान से। 1,000 शेयर पर 10 रुपीज़ मांगा था, पहले आपको ये लिखना है, तो यानी कि 10,000 ये कॉल्ड अप से हमेशा मल्टीप्लाई होगा, लेकिन इसमें से जो पैसा नहीं मिला उसे कहते हैं कॉल्स इन एरियर, उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। कितना पैसा नहीं मिला, 1,000 पर 2 रुपीज़ आपका नहीं मिला है, यानी कि कितना नहीं मिला, 2,000 जो है इसमें से माइनस कर देंगे कॉल्स इन एरियर को, तो आपका बचा 8,000 जो आपको मिल चुका है। यही आपका किधर जाएगा, 80 + 8, ये दोनों मिलकर आपका 88,000 आपका शेयर कैपिटल में जाएगा। तो मैं समझा रहा हूं आपको, एक एग्जांपल लेके आपको समझना है। देखिए ये सिर्फ मैंने कॉल्स इन एरियर तक की बात की, इसमें कोई भी केस 4 फीचर वाला नहीं है, नेक्स्ट केस आपका 4 फीचर वाला है। तो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझना है, बहुत अच्छे से डिफरेंस समझना है कि अगर ये शेयर जो पैसा नहीं मिला इनको 4 फीट कर लेंगे तो क्या होगा, ये बहुत अच्छे से हमें समझना है। तो यहाँ तक हमें क्लियर हुआ, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे, आपको अंडरस्टैंड है, सब कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, आपका आंसर दिया जाएगा। चलिए थर्ड केस की तरफ हम मूव करते हैं। थर्ड केस क्या कह रहा है,
कह रहा है कि ये जो 1000 शेयर थे ये हमने फोरफीट कर लिया, ये जो 1000 शेयर से ये हमने फोरफीट कर चुके हैं। फिर क्या कह रहा है, इसमें से 500 शेयर रीइश्यू कर दिया। अगर मान के चलो मैं आगे नहीं पढ़ता, ये हटा दो कि ये है ही नहीं, यहाँ तक है, सिर्फ ये लाइन यहीं तक होती तो क्या होता, फिर आगे होती तो क्या होता, वो हम सारा पढ़ेंगे। कि अगर शेयर फोरफीट हो जाते हैं, शेयर फोरफीट हो गए, कॉल इन एरियर फोरफीट हो गए, तो क्या करना है, सिर्फ बहुत ध्यान से आपको समझना है, सिर्फ फोरफीटेड अमाउंट ही आपका इसमें आएगा। बहुत ध्यान से, कौन सा अमाउंट, फोरफीटेड अमाउंट ही फिर इसमें आएगा। फिर आपको क्या करना है, आपको 1000 शेयर थे, 10 ईच हमने मंगाया, ये लिख सकते हैं। कॉल्स इन एरियर हमने माइनस कर दिया। इसका मतलब आप ये नहीं करने की ज़रूरत है, अगर फोरफीटेड लाइन लिखी है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या देखना है, सिर्फ फोरफीटेड अमाउंट देखना है कि फोरफीटेड अमाउंट कितना है। फोरफीटेड होता क्या है, मैं आपको बता दूं कि इन शेयर पर कितना पैसा मिल चुका है। कंपनी जो जब्त करती है, फोरफीट करती है, तो कितना जब्त करेगी भाई, 10 मंगाया था, 2 रुपये नहीं मिला, तो कितना मिल चुका होगा, 8 रुपये मिल चुका है। 8 रुपये जो मिला है वही कंपनी क्या करेगी, फोरफीट करेगी। तो जितना फोरफीटेड अमाउंट है, फोरफीटेड अमाउंट वही आपका इसमें आएगा फोरफीट होने के बाद। तो फोरफीटेड अमाउंट कितना है, 10,000 शेयर पर कितना मिल गया आपको, 8 रुपीज़ मिल गया। कितना आ गया आपका, 1008, हाँ 8000। तो 8000 ही आपका फोरफीटेड अमाउंट है, और यही 8000 आपका इसमें ऐड होके, आप कहेंगे सर दोनों में सेम है, बिल्कुल सेम है। मैं ये नहीं कह रहा आपसे सेम नहीं है, बिल्कुल, लेकिन जैसे ही आगे हमें समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान से, क्योंकि आगे इसमें चेंज हो जाएगा। फोरफीटेड का आपका वर्ड समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान से। फिर क्या कह रहा है कि ये शेयर फोरफीट किए, बहुत अच्छी बात है, मैंने यहाँ तक कराया था। अब आगे पूरी लाइन पढ़ते हैं, फिर क्या होगा, फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। देखिए, जो हमने फोरफीट किए थे उसमें से 500 शेयर रीइश्यू कर दिया, 500। अब अगर मैं बात करता हूं बैलेंस शीट की, कि शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट आएगा बैलेंस शीट में, तो आप ध्यान से समझना है कि जितने शेयर फोरफीट किए हैं, कितने शेयर फोरफीट किए, 1000, उसमें से कितने रीइश्यू कर दिए, 500, यानी कि कितने रीइश्यू नहीं किए, 500। उसकी तरफ आपको ध्यान रखना है, जितने शेयर रीइश्यू नहीं किए, रीइश्यूड नहीं किए, कितने शेयर रीइश्यू नहीं किए, ये तो 500 तो रीइश्यू किए थे, 1000 में से कितने नहीं किए, 500। तो 500 जो शेयर रीइश्यू नहीं किए, उनका जो फोरफीटेड है, 500 शेयर पर कितना अमाउंट मिल चुका है, 8 रुपीज़, तो कितना, 4000। ध्यान रखना हमेशा, यही अमाउंट आपका शेयर कैपिटल में जाएगा। ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जितने शेयर हमने फोरफीट तो किए, लेकिन जो हमने रीइश्यू नहीं किए, उनके बराबर अमाउंट हमने कितने रीइश्यू नहीं किए, मान के चलो इसकी जगह 500 की जगह 600 कर देते हैं हम लोग, 600 शेयर रीइश्यू कर दिए। तो 1000 हमने फोरफीट किए, उसमें से 600 हमने रीइश्यू कर दिए। कितने रीइश्यू नहीं किए हमने, 400 शेयर। तो 400 कितना उस पर मिल चुका है, 2 रुपये नहीं मिला था, कितना, 8 रुपीज़ हमें मिल चुका है। तो 400 इंटू 8 तो कितना हो गया, 3200। तो आपका 3200 ये वाला अमाउंट ही इसमें ऐड होगा। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कौन सा अमाउंट जाएगा फोरफीटेड, जो शेयर आपके रीइश्यूड नहीं है, रीइश्यूड नॉट, ये मैं लिख रहा हूं। तो कितने शेयर, अगर इसी एग्जांपल 400 इंटू 8 तो 3200 आपका इसमें जाएगा। 32 प्लस 8000 पर जितना हमें मिल चुका है उतना, प्लस कितना हो जाएगा, टोटल आप करेंगे तो 83,200, ये अमाउंट आपका शेयर कैपिटल में जाएगा। तो ये पूरा केसेस आप दोबारा देखें, अच्छे से देखें, पूरा कंप्लीट हो गया। इससे ज़्यादा इस टॉपिक से कुछ भी नहीं पूछा जा सकता जी। तो हमने एक एग्जांपल के थ्रू आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, विद डिटेल में हमने डिस्क्रिप्शन कर दिया है। तो अभी हम इसको थ्योरेटिकल वे में पढ़ाना चाह रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल क्या होती थी, दिस इज द मैक्सिमम शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी विच इज ऑथराइज्ड एज पर द एमओए। अच्छा, ये भी बात है कि कैपिटल आपकी कहाँ एमओए में डिसाइड होती है,
ये भी आपको पॉइंट याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल, इसे हम ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं या नॉमिनल कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। सेकंड पार्ट था आपका इशूड कैपिटल, जितनी कंपनी ने जो शेयर इशू किए हैं, नंबर ऑफ शेयर जो इशू किए हैं, वो आपकी कहलाती है इशूड कैपिटल। ये भी किसका पार्ट होता है? ऑथराइज कैपिटल का पार्ट होता है, ये आपको समझना है। सैंपल पेपर में ऐसा एक क्वेश्चन आया, क्या आया कि बताओ सीक्वेंस बताओ, सीक्वेंस क्या? सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल, देन उसके बाद इशूड कैपिटल, देन उसके बाद सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है? ये भी क्या होता है? जितना लोगों ने सब्सक्राइब किया है वो होती है सब्सक्राइब कैपिटल। मैंने आपको एग्जाम्पल में सारी चीज़ें बता चुका हूं, अब मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। चलिए, नेक्स्ट क्या है? सब्सक्राइब कैपिटल के भी दो पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप क्या होता है? एक बार फिर बता देता हूँ फटाफट कि कंपनी ने पूरा पैसा मंगाया, मिल भी गया, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, पूरा पैसा पेड कर दिया शेयर होल्डर ने। सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में कंपनी ने पूरा पैसा मंगाया ही नहीं, पूरा पैसा मंगाया ही नहीं, तो भी वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आएगा। टू कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहला क्या है? व्हेन कंपनी हैज डिमांडेड फुल नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, कंपनी ने पूरा पैसा मंगाया बट एनी शेयर होल्डर डज नॉट पे एनी पार्ट नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर, लेकिन किसी शेयर होल्डर ने पूरा पार्ट पैसा नहीं पे किया है नॉमिनल वैल्यू का या फेस वैल्यू का, उसे हम बोलेंगे सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। सेकंड कंडीशन क्या है? व्हेन कंपनी हैज नॉट कॉल्ड अप फुली फेस वैल्यू ऑफ शेयर, कंपनी ने पूरा ही पैसा फेस वैल्यू का मंगाया ही नहीं है, तो ये दो कंडीशन में से कोई भी अगर एक भी सेटिस्फाई है तो वो सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका ये है रिजर्व कैपिटल क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई अच्छे एग्जाम में ये क्वेश्चंस देखा गया कि रिजर्व कैपिटल होता क्या है। समझना है आपको, रिजर्व कैपिटल वो होता है जो कंपनी ने कॉल्ड ही नहीं किया, अनकॉल्ड का पार्ट होता है, अनकॉल्ड कैपिटल का पार्ट है। जैसे जो कब कंपनी कॉल्ड कब करेगी? एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। चलिए यहाँ से पढ़ लेते हैं रिजर्व कैपिटल होता क्या है। If any part of share capital is not called up by the company, कंपनी ने कॉल ही नहीं किया है during the year, such part of capital is called up by the company, कंपनी डिमांड करेगी, कब डिमांड करेगी? एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन, कंपनी जब बंद होगी तभी उस पैसे को मांगा जाएगा, उसको बोलेंगे हम रिजर्व कैपिटल। कंपनी ने उस पैसे को रिजर्व करके रखा हुआ है, सिर्फ लिक्विडेशन के टाइम पर कंपनी डिमांड करेगी उस पैसे को, उसको हम बोलेंगे रिजर्व कैपिटल। ये काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप हाईलाइट कर सकते हैं कि रिजर्व कैपिटल क्या होता है। चलिए, कॉल्ड अप क्या होता है? कॉल्ड अप जो कंपनी ने कॉल किया वो कॉल्ड अप होता है। पेड अप क्या होता है? जो शेयर होल्डर ने पे किया है उसे हम पेड अप कहते हैं। अब एक क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि बताओ शेयर कैपिटल जो आता है बैलेंस शीट में, उसमें कॉल्ड अप आता है, पेड अप आता है या रिजर्व कैपिटल या कैपिटल, कुछ भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आप क्या बोलेंगे? पेड अप कैपिटल। आंसर क्या होगा आपका? पेड अप। क्योंकि आप बात समझो, एक बात बताओ, कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए, ठीक है, 10,000 पब्लिक ने भी खरीद लिए, वो भी ठीक है, कंपनी ने 10 रुपये डिमांड किया, कॉल्ड अप हो गया, लेकिन शेयर होल्डर पे ही नहीं कर रहे, तो पे मान के चलो 8 रुपये किया है, तो कैपिटल कितने से आएगा? शेयर कैपिटल तो उतने से आता है जितना कंपनी को पैसा मिल गया ना, तो जितना 8 ही रुपये मिला है तो पेड अप से ही कंपनी भी उतने शेयर देगी, जितना कंपनी को पैसा मिला उतने ही तो शेयर देगी ना। तो शेयर कैपिटल कितने से आएगा आपकी बैलेंस शीट में? जितना कि कंपनी जो शेयर होल्डर है पे कर चुके हैं, जितना कि कंपनी रिसीव कर चुकी है, यानी कि पेड अप कैपिटल ही आपका शेयर कैपिटल के अंडर आता है इन दी बैलेंस शीट। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको समझना है। अच्छा, ये भी हो सकता है क्या सब्सक्राइब कैपिटल भी, मैंने आपको समझाया ऊपर कि सब्सक्राइब कैपिटल भी आपका शेयर कैपिटल के अंडर आता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगर सब्सक्राइब और पेड अप दोनों दे रखे हैं तो आप पेड अप करेक्ट करेंगे, अगर पेड अप नहीं है तो अगर सब्सक्राइब भी दे रखा है तो सब्सक्राइब कैपिटल भी किसका पार्ट होता है? शेयर कैपिटल का ही पार्ट होता है। आपकी बैलेंस शीट में सब्सक्राइब कैपिटल ही आपकी शो होती है, लेकिन पेड अप अगर दे रखा है तो पेड अप करेक्ट वन आंसर है, सब्सक्राइब से भी बेस्ट आंसर आपको पेड अप है, ये आपको समझना है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका दे रखा है कैपिटल रिजर्व। क्या होता है? कैपिटल रिजर्व होता है कैपिटल प्रॉफिट, जो कैपिटल प्रॉफिट जो होता है उसको हम कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर करते हैं। जैसे किस तरीके से प्रॉफिट हो सकता है? जैसे हमें कोई फिक्स एसेट सेल करने पर कोई प्रॉफिट हुआ, ये हमारे कैपिटल प्रॉफिट होता है। कैपिटल प्रॉफिट को ही हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। हमेशा याद रखिए, इस रिजर्व से, कैपिटल रिजर्व से हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कभी नहीं करते।
अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि कौन सा रिजर्व है जिसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूटिलाइज नहीं करते, तो आप आंसर करेंगे कैपिटल रिजर्व। जो कैपिटल प्रॉफिट होता है या इन्वेस्टमेंट पर अगर हमें कोई प्रॉफिट हो जाता है वो भी कैपिटल रिजर्व का पार्ट होता है। या एक और क्वेश्चन मैं बता दूं, आगे बताऊंगा अभी, कि जो फोरफीटेड शेयर जो होते हैं, फोरफीटेड शेयर अगर उनको हम रीइश्यू करते हैं और प्रॉफिट पर हमने रीइश्यू अगर किया तो उनका भी जो प्रॉफिट है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, आपका कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से आना चाहिए। चलिए, जो हमने बैलेंस शीट समझाई है कैसे बनेगी, क्या मेजर हेड है, सब हेड है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में वो जो वीडियो 9 तारीख को आएगा, प्लीज़ आप वेट करें उसका। पूरा हम कंप्लीट टर्म 1 सीरीज आपको देने वाले हैं, सो प्लीज़ आप वेट करें और आपको प्रॉपर तरीके से क्लासेस दी जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल कैसे, शेयर होल्डर फंड इस तरीके से फॉर्मेट होता है। शेयर होल्डर फंड में भी शेयर कैपिटल कहाँ, शेयर कैपिटल नोट नंबर मैंने डाला है, ये नोट नंबर यहाँ से आपका आएगा। अब शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा, आप बोलेंगे कौन सा अमाउंट आएगा शेयर कैपिटल में, ये जो अमाउंट वाला कॉलम है यहाँ पे कौन सा आएगा, आप बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल वाला अमाउंट ही शेयर कैपिटल में शो होता है। आपको ये समझना है। अगर सब्सक्राइब कैपिटल भी दे रखा है, पेड अप भी दे रखा है, तो आप पेड अप आंसर करेंगे, सब्सक्राइब कैपिटल को नहीं करेंगे। अगर सिर्फ सब्सक्राइब आप बोले ऑथराइज इशूड सब्सक्राइब में से बताओ शेयर कैपिटल में कौन सा अमाउंट आएगा, तो आप बोलेंगे सब्सक्राइब कैपिटल। अगर पेड अप नहीं है तो आपको ध्यान रखना है। ये मैं आपको सारा बता चुका हूँ। ये फॉर्मेट होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में। इक्विटी शेयर कौन से हैं जिस पर हमें पूरा पैसा नहीं मिला है, वो इनटू कॉल्ड अप जितना है पैसा हमने मंगाया। जैसे मैंने 10 रुपीज़ एग्जाम्पल लिया था, 1000 शेयर थे, 10 रुपीज़ मैंने एग्जाम्पल लिया था, वो कितना पैसा नहीं मिला। अगर कोई कॉल इन एरियर तक है सिर्फ पैसा नहीं मिला तो उसे माइनस कर दो, जो बचा कुचा पैसा था वो हमारा आ जाता है। अगर ये फोरफीट कर लिए तो सिर्फ फोरफीटेड अमाउंट ही आएगा, सिर्फ फोरफीटेड अमाउंट ही आएगा सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप का, और वो फुली पेड अप वाले में ऐड होके शेयर कैपिटल वाले अमाउंट में आ जाता है। ये आपको समझना है। फोरफीटेड शेयर वो भी कौन से, जो रीइश्यू नहीं हुए। मैंने 400 मेरे केस में एग्जांपल था। तो आपको समझना है कि जितने शेयर हमने फोरफीट तो किए हैं, जो हमने रीइश्यू नहीं किए हैं, वही वाला अमाउंट ही आपका फुली पेड अप अगर कुछ है तो उसमें ऐड होके अमाउंट वाले कॉलम में आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये पूरी तरीके से आपको टॉपिक क्लियर हो चुका होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई सारे MCQ इस पर बन सकते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, ओनली शेयर कैपिटल इज टू बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सिर्फ शेयर कैपिटल ही शो होगा, यही आपके सिलेबस का पार्ट है। SPR आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो आपको टेंशन लेनी। कॉल्स एंड एरियर क्या होता है, कॉल्स एंड एरियर होता है कि कंपनी ने पैसा मंगाया लेकिन मिला नहीं है, तो जो अमाउंट नहीं मिला है उसे हम कॉल्स एंड एरियर कहते हैं। नेक्स्ट, बहुत अच्छा पॉइंट आ गया आपके सामने। बताइए, आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए कौन से शेयर ऐसे हैं जो डिस्काउंट पर सिर्फ इश्यू हो सकते हैं। बेसिकली कोई भी शेयर आपके डिस्काउंट पर इश्यू नहीं होते, ओनली स्वेट इक्विटी शेयर ऐसे होते हैं जो डिस्काउंट पर इश्यू हो सकते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर होते क्या है, जो डायरेक्टर और एम्प्लॉय जो होते हैं कंपनी के, उन्हीं को शेयर इश्यू होते हैं, उनको हम स्वेट इक्विटी शेयर कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। आ सकता है, बताओ कौन से शेयर हैं जो डिस्काउंट पर इश्यू होते हैं, आप बोलेंगे स्वेट इक्विटी शेयर। नेक्स्ट टॉपिक है इशू ऑफ शेयर। देखिए, शेयर इशू कर रहे हैं, कंपनी शेयर इशू बिल्कुल कर सकती है, फंड रेज करने के लिए कर सकती है, पैसे की रिक्वायरमेंट है उसके लिए कर सकती है, या कैपिटल असेट्स परचेज करने के लिए कर सकती है। तो शेयर कैसे कैसे इशू करने हैं वो हम समझने जा रहे हैं ध्यान से। पहला टॉपिक क्या है, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। मतलब कंपनी शेयर तो इशू कर रही है लेकिन उसमें मेन मोटिव जो कंपनी का कैश नहीं है, कैश के लिए शेयर इशू नहीं कर रही। हो सकता है कंपनी के पास में कोई जमीन है, उसे वो जमीन पसंद आई है, उसने कहा तू हमारे शेयर होल्डर बन जाओ, आप हमारे यहाँ शेयर होल्डर बन जाओ, आप हमारे शेयर ले लो और हम आपकी ज़मीन ले लेंगे। तो कंपनी जो है वो अदर देन कैश भी अपने शेयर इशू कर सकती है। जैसे बहुत अच्छा क्वेश्चन ये कई बार आ चुका है, और जब CA का फाउंडेशन का एग्जाम हुआ तो उसमें भी ये काफ़ी बार क्वेश्चन देखा गया कि कोई भी कंपनी जब प्रमोटर को शेयर इशू करती है तो डेबिट किसको करते हैं, डेबिट किसको करते हैं, तो आप बोलेंगे इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट भी हो सकता है, यहाँ पर गुडविल भी हो सकता है। तो 3 ऑप्शन में बता के चल रहा हूँ कि इफ कंपनीज इशू शेयर टू द प्रमोटर, प्रमोटर ध्यान रखिएगा, तो डेबिटेड टू, डेबिट किसको करते हैं, इनकॉर्पोरेशन फर्स्ट वन, एडवर्टाइजमेंट सेकंड वन, गुडविल थर्ड वन। कुछ भी हो आप उसी पर टिक करेंगे, ध्यान रखिएगा। और जब शेयर इशू होते हैं तो शेयर कैपिटल हमेशा आपका क्रेडिट होता है, वो भी फेस वैल्यू से, फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा। डेबिट किसको करेंगे, इनकॉर्पोरेशन। ये प्लीज़ आप 1 मार्क्स में है इसलिए मुझे सारी चीज़ें बतानी पड़ रही हैं। प्रमोटर कौन होता है, जो प्रमोट करता है, जो कंपनी को रजिस्टर्ड कराता है, प्रमोट करता है, उसे प्रमोटर बोलते हैं। अगर कंपनी ने शेयर इशू किए हैं अदर देन कैश वाला, पहला केस क्या आ गया
कि अकाउंटिंग एंट्री परचेज ऑफ एसेट्स, एसेट्स परचेज की, उसके बदले में कंपनी क्या दे रही है, शेयर इशू कर रही है, तो उसमें क्या एंट्री होगी, कंपनी के पास असेट्स आए, असेट्स अकाउंट डेबिट, वेंडर कौन, जो सेलर है जिससे हमने असेट्स खरीदी हैं, टू वेंडर अकाउंट। अभी शेयर इशू नहीं हुए, ध्यान से, अभी शेयर इशू नहीं हुए, पहली एंट्री क्या होगी, असेट्स टू वेंडर, असेट्स जितने से हमने परचेज किया है, वेंडर परचेज कंसिडरेशन, जो हमें अमाउंट पे करना है उसे वेंडर में आएगा, ध्यान से। फिर अगर कोई कंपनी ने बिजनेस परचेज कर लिया, अभी तक तो एसेट्स था, बिजनेस परचेज कर लिया, तो बिजनेस में तो एसेट्स भी होती हैं, लायबिलिटीज भी होती हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। अच्छा सर, गुडविल और ये कैपिटल रिजर्व कुछ आएगा, वो बताऊं, मैं बिल्कुल आपको बता के चलूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। क्या कह रहा है कि असेट्स परचेज की, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट, गुडविल कब आएगा, बहुत ध्यान से आपको समझना है। मान के चलो मैंने किसी की असेट्स परचेज की 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपीज़ की, और मैं बदले में उसे 5.5 लाख रुपए दे रहा हूँ, ये सॉरी मैंने उसका पूरा बिजनेस परचेज किया, बिजनेस टेक ओवर किया, असेट्स भी थी मान के चलो 10 लाख रुपीज़ की, जिसकी लायबिलिटीज़ भी थी 2 लाख रुपीज़ की, तो मैंने देखा नेट कितनी असेट्स मिल रही है मुझे, 8 लाख रुपीज़, असेट्स 10 लाख की, लायबिलिटीज़ 2 लाख रुपए की, तो नेट असेट्स मुझे कितनी मिली, 8 लाख रुपीज़, और बदले में मैं उसे पे कर रहा हूँ 8.5 लाख रुपए, 8,50,000, तो 50,000 इज ग्रेटर देन द नेट असेट्स ऑफ रुपीज़ 8 लाख, 8 लाख से 50,000 में ज़्यादा पे कर रहा हूँ, तो जो 50,000 जो एक्स्ट्रा अमाउंट में पे कर रहा हूँ वो कहलाएगा आपका गुडविल। ध्यान रखिएगा, जब आपका परचेज कंसीडरेशन नेट असेट से ज़्यादा होता है, नेट असेट से ज़्यादा होता है, तो जो डिफरेंस अमाउंट है वो आपका गुडविल कहलाता है। वैसे भी मैंने आपको समझा दे गुडविल होता क्या है। गुडविल वो होता है कि मैंने जिससे जो परचेज किया, जितने का नेट परचेज, नेट मेरे पास कितने का सामान आ रहा है, नेट मेरे पास 8 लाख रुपए की असेट्स आ रही थी, बदले में मैं उसे ज़्यादा पैसे दे रहा था 8.5 लाख, तो 50,000 गुडविल का होगा। ध्यान से, कैपिटल रिजर्व क्या होता है, 8 लाख की असेट्स आई मेरे पास, लेकिन मैंने बदले में उसे 7 लाख रुपए ही दिया, तो 1 लाख का मुझे फायदा हो गया, तो वो होता है मेरा कैपिटल रिजर्व। यानी कि जो परचेज कंसीडरेशन जो मैं पे कर रहा हूँ वो कम पे कर रहा हूँ, किससे, नेट असेट से, तो वो हमारा कहलाता है कैपिटल रिजर्व। इसको मैंने बहुत अच्छे से, आप वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। परचेज कंसीडरेशन जब मैं माइनस कर दें नेट असेट्स को, तो गुडविल, नेट असेट टोटल असेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटी, और कैपिटल रिजर्व नेट असेट्स आपका अगर ज़्यादा है किससे, परचेज कंसीडरेशन से, तो कैपिटल रिजर्व। ये आपको समझना पड़ेगा, मैंने लिखा भी है, इट मीन्स द परचेज कंसीडरेशन इन मोर देन नेट असेट देन डिफरेंस अमाउंट इज कॉल्ड गुडविल, और अगर नेट असेट ज़्यादा है तो वो कहलाएगा आपका कैपिटल रिजर्व। तो ये आपको क्लियर होगा, मैं उम्मीद करूँ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या कह रहा है, अब तक तो खरीद रहा था, कोई एक कंपनी बिजनेस परचेज कर रही थी, एसेट्स परचेज कर रही थी, अब उसके बदले में भी तो कुछ देना पड़ेगा ना, बदले में हम परचेज कंसीडरेशन देते हैं। अब परचेज कंसीडरेशन हम पैसे में तो दे नहीं रहे, हम दे रहे हैं शेयर्स में। किस में दे रहे हैं, शेयर्स में। अब मान के चलो हमने नंबर ऑफ शेयर इशू कर रहे हैं, शेयर इशू कर रहे हैं वेंडर को, हमने शेयर जो इशू किए वो पार पर किए हैं, पार मतलब जितनी फेस वैल्यू थी उतने पर ही, ध्यान से। तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ऐसा सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है, वेंडर को डेबिट कर दो टू शेयर कैपिटल, ये एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट वन, अगर प्रीमियम पे किए हैं तो क्या हो जाएगा, वेंडर डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। अब बहुत हमें यहां से समझना है कि मैंने एक नोट लिखा है, पहले आप नोट समझेंगे। इफ शेयर आर इशूड, अगर हम शेयर इशू करते हैं वेंडर को प्रीमियम पर, ध्यान से, प्रीमियम पर, देन नंबर ऑफ शेयर आर इशूड, जो हमने कितने नंबर ऑफ शेयर इशू किए हैं वेंडर को, मस्ट लिखा है यहां पर, मस्ट बी कैलकुलेटेड। आपको नंबर ऑफ शेयर तो निकालने पड़ेंगे। कैसे निकालते हैं, ये इसका ये फॉर्मूला मैंने लिखा है। अमाउंट पेबल टू वेंडर, मान के चलो 8 लाख रुपए उसे पे करना था, और हम डिवाइड बाई इशू प्राइस, एक शेयर अगर 100 रुपये पर इशू कर रहे हैं तो 8 लाख डिवाइड बाई 100, कोई दिक्कत नहीं। पार पर तो कोई नंबर ऑफ निकालने की शेयर निकालने की जरूरत नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछ भी ले कि नंबर ऑफ शेयर कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर कितने इशू कर रहे हैं, तो ये इसका फॉर्मूला है, अमाउंट पेबल टू वेंडर, जितना अमाउंट पे करना है डिवाइड बाई इशू प्राइस। अगर प्रीमियम है तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, और अगर सिर्फ फेस वैल्यू है तो फेस वैल्यू का डिवाइड कर दो, जितना अमाउंट हमें पे करना है, ये परचेज कंसीडरेशन वाली अमाउंट है वो, तो आपको नंबर ऑफ शेयर इशू वाले निकल सकते हैं। तो प्लीज़ आप इसे याद कर लेंगे, और एक आध क्वेश्चंस हम कराएंगे प्रैक्टिस में, जो एमसीक्यू हम लेके नेक्स्ट वीडियो हमारी एमसीक्यू की आएगी कंप्लीट, इस पर हम एमसीक्यू कराएंगे, करीब 100 के करीब एमसीक्यू हैं। तो प्लीज़ आप सब्र करें, वेट करें, पूरा पहले हमने कॉन्सेप्ट वाइज रिवाइज करा दिया, फिर एमसीक्यू इसके कराएंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैप, मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, मतलब कैश के लिए शेयर इशू किए, पहले अदर देन कैश था, अब कैश के लिए। देखिए इसमें सिर्फ 8 एंट्री आपको याद रखनी है, बहुत ध्यान से। कंपनी, मैंने अभी भी बताया, कोई कंपनी डिस्काउंट पे तो शेयर इशू कर नहीं सकती,
हाँ, एक शेयर ऐसे हैं जो डिस्काउंट पर हो सकते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर उनको कहते हैं। हाँ, पार पर हो सकते हैं, प्रीमियम पर हो सकते हैं। क्या सर प्रीमियम पर इशू करने की कोई लिमिट है? बिल्कुल भी कोई लिमिट नहीं है। कंपनी कितना भी चाहे प्रीमियम पर शेयर इशू कर सकती है, कोई लिमिट नहीं है। जितनी ज़्यादा रेपुटेशन होगी उतना ज़्यादा प्रीमियम पर इशू हो सकता है। चलिए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो प्रीमियम क्या है कि 10 रुपये का शेयर 12 रुपये पर इशू हो जाना है, 2 रुपये एक्स्ट्रा, जो फेस वैल्यू से ज़्यादा पर अगर शेयर इशू हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि शेयर किस पर इशू हो रहे हैं? आपके प्रीमियम पर हो रहे हैं। और प्रीमियम कंपनी के लिए क्या होती है? इनकम होती है। तो इसीलिए हमेशा SPR क्रेडिट होता है। क्या होता है? क्रेडिट। तो SPR का पूछ ले कि SPR क्रेडिट होगा या डेबिट होगा, तो आप बताएंगे SPR हमेशा क्रेडिट होता है एट द टाइम ऑफ इशू, नॉट द फोरफीटेड। ध्यान रखना, आगे फोरफीटेड वाला कॉलम आएगा। एट द टाइम ऑफ इशू SPR इज ऑलवेज क्रेडिटेड, ध्यान रखिएगा। अच्छा, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ गया आपका कि बताइए प्रीमियम को हम कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देयर आर 5 रीजंस फॉर यूटिलाइजिंग ऑफ SPR। प्रीमियम जो मिलेगा उसको किस किस पर्पज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत अच्छा यहाँ से टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल। तो पहला मैं समझाने जा रहा हूँ, फुली पेड अप बोनस शेयर। अगर कोई कंपनी बोनस शेयर इशू करना चाहती है तो प्रीमियम को यूटिलाइज करके वो बोनस शेयर इशू कर सकती है। दूसरा, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को अगर हमें रिटर्न ऑफ करना है तो उसके लिए भी प्रीमियम का यूटिलाइज हम कर सकते हैं। तीसरा, अगर कोई शेयर इशू करने पर कोई खर्चा हुआ है, कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट इनकर्ड हुई है और कमीशन पे किया है, डिस्काउंट पर इशू, बस डिस्काउंट वाला आपको हट सकता है, पहले था अब नहीं है। तो शेयर इशू एक्सपेंस अगर कुछ हुए हैं तो उसको भी कहाँ से रिटर्न ऑफ किया जा सकता है? प्रीमियम से ही रिटर्न ऑफ किया जा सकता है। तो 3 हो गए, इशू ऑफ फुली पेड अप बोनस शेयर, रिटर्न ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। थर्ड वन इज इशू रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी इशू एक्सपेंस। थर्ड वन इज प्रीमियम पेबल ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिवेंचर। अगर कोई डिवेंचर पर जो हमें रिडीम करने हैं या प्रेफरेंस शेयर हमें रिडीम करने अगर प्रीमियम देना है तो प्रीमियम को भी कहाँ से सेट ऑफ कर सकते हैं? प्रीमियम से हम सेट ऑफ कर सकते हैं जो हमें इशू के टाइम पर मिला है। तो ये वो प्रीमियम है जो हमें इशू के जो हमने शेयर किए थे प्रीमियम पर, ये वो वाला प्रीमियम है। इसको हम कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं? ये मैं देयर आर 4 रीजन्स हम बता चुके हैं, इन पर्पज के लिए हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बाई बैक ऑफ हिज ओन शेयर। हम अपने प्रीमियम से बाई बैक भी कर सकते हैं, अपने शेयर को वापस भी खरीद सकते हैं। तो ये यूटिलाइजिंग था। तो मुझे फास्ट ट्रैक इसलिए चलना पड़ रहा है, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हमें सिर्फ रिवीजन वीडियो है इसमें। चलिए, नेक्स्ट क्या है? इश्यू ऑफ शेयर ऑन लमसम। लमसम मतलब होता है एक साथ, पूरा पैसा एक साथ मिल जाना, उसे बोलते हैं शेयर इशूड ऑन लमसम बेसिस। तो इसमें क्या सिर्फ 2 एंट्री पास होती हैं, पूरा पैसा एक साथ। पहले तो हमें पैसा मिल जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर एप्लीकेशन अलॉट। देखिए, ये कुछ होता नहीं है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कुछ नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ एंट्री करने का तरीका है, एंट्री तो करना है, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम फॉलो होता है अकाउंटिंग में, एंट्री तो करना पड़ेगा ना। तो पैसा आ रहा है तो डेबिट, क्योंकि असेट्स का नेचर क्या होता है? डेबिट। ये इसका ऐसा सच कोई नेचर नहीं है, इसको हम क्रेडिट भी करते हैं फिर बाद में आके खत्म भी कर देते हैं डेबिट करके, तो इनको हम रिटर्न ऑफ कर दिया करते हैं, इसका कोई नेचर नहीं। हाँ, कोई पूछे आपको ये किस में आता है रियल पर्सनल नॉमिनल, तो आप बता देंगे कि शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट किस में आते हैं? आपके पर्सनल अकाउंट के थ्रू आते हैं। एज सच ये आपको बस इतना ही याद रखना है ध्यान से। नेक्स्ट क्या है? फिर कंपनी को पैसा मिला, कंपनी को पैसा मिला, उसके बाद क्या करेगी कंपनी? अरे अलॉट करेगी शेयर। अलॉट कैसे करेगी? शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये सेकंड एंट्री हो जाएगी, अलॉट करने की एंट्री है ये। फिर नेक्स्ट क्या आता है? अगर ये प्रीमियम पे अलॉट हुए हैं तो क्या होगा? अलॉटमेंट ऑफ शेयर एट प्रीमियम, तो क्या होगा? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू SPR। ये आपको समझना है बहुत अच्छे से। 8 एंट्री आपको मालूम होनी चाहिए। 8 एंट्री क्या होती हैं आपको? देखिए, सबसे पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फिर फर्स्ट कॉल, फिर फाइनल कॉल। एप्लीकेशन पे पहले पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। फिर अब पैसा आने के बाद एप्लीकेशन के बाद फिर क्या होगा? उनको शेयर दे रहे हैं, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ध्यान से। फिर अलॉटमेंट पर हम पैसा मंगाएंगे, अलॉटमेंट पर पैसे, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। अगर प्रीमियम भी मंगाना है तो प्रीमियम आ जाएगा, पैसा, फिर पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये आपको समझना ही पड़ेगा। कैपिटल, देखिए शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा, हमेशा याद रखिएगा। प्रीमियम भी क्रेडिट होगा, ये भी याद रखिएगा। डेबिट क्या हो सकता है? बैंक अकाउंट। और ये अलॉटमेंट एप्लीकेशन, इनको तो हम रिटर्न ऑफ करते हैं, पहले डेबिट होगा तो फिर क्रेडिट होगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर फर्स्ट कॉल पे हम पैसा मंगाएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR, फिर पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। इसी तरीके से हम फाइनल कॉल पे पैसा मंगाएंगे, फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR, फिर पैसा आ जाएगा ये। अब आगे यूज ऑफ कैश बुक ये आपका नहीं है। हाँ, ये भी है प्रोविजन, बिल्कुल कंपनी एक्ट ने मना किया है। कंपनी सिर्फ स्वेट इक्विटी शेयर ही ऐसे हैं जो डिस्काउंट पर शेयर इशू हो सकते हैं और नहीं हो सकते। अच्छा, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, फुली अंडर और
फुली क्या होता है, कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए, 1 लाख पूरे के पूरे पब्लिक ने खरीद लिए, फुली सब्सक्रिप्शन। अंडर 1 लाख इशू किए, सिर्फ 90,000 ही खरीद पाई है पब्लिक, 90,000 ही एप्लीकेशन आई है हमारे पास, तो वो अंडर सब्सक्रिप्शन, पूरे के पूरे शेयर इशू नहीं हो पाए, अंडर सब्सक्रिप्शन। हाँ जी, तो आपको समझना है बहुत ध्यान से। देखो मैंने सेबी गाइडलाइन आपको बताया था उसमें बैलेंस शीट में, तो यहाँ लिखी भी है। तो सेबी एज पर सेबी गाइडलाइन एक कंपनी डज नॉट रिसीव द मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना 90% ऑफ शेयर इशूड, जितने शेयर हमने इशू किए उसका 90% सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए, एप्लीकेशन आ जानी चाहिए, अदरवाइज कंपनी कैन नॉट इशू शेयर टू द पब्लिक, कंपनी पब्लिक को शेयर इशू नहीं कर सकती, ये ध्यान रखिएगा 1 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट आगे ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है, बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है और आपको समझ में भी आना चाहिए। तो ओवर सब्सक्रिप्शन हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाना चाहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर होता क्या है कि मान के चलो कंपनी ने आपके 1000 शेयर इशू किए हैं, लेकिन एप्लीकेशन कितने की आ गई, लोग वाग कह रहे हैं मुझे भी दो मुझे भी दो मुझे भी दो, तो एप्लीकेशन कितने की आ गई, अरे ज़्यादा की एप्लीकेशन आ गई कंपनी के पास 1200 शेयर की, उसे ही तो कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। कंपनी की जो शेयर जितने इशू करना चाह रही थी कंपनी, उससे ज़्यादा की पब्लिक ने खरीद लिया, एप्लीकेशन भेज दी हमें भी दो हमें भी दो, उसे बोल रहे हैं हम ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर। अब ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। अब इसके मैंने केसेस लिए हैं, तो उसमें क्या क्या इंपैक्ट होगा, क्या क्या एंट्री बनेगी वो हमें समझना है। मान के चलो एप्लीकेशन पर 5 रुपीज़, अलॉटमेंट पर रुपीज़ मान लो आप 7 इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 5 + 2 SPR का 2 रुपये है। तो ये मान लो सिर्फ मैं 2 ही एप्लीकेशन अलॉटमेंट वाली एंट्री करा रहा हूँ, समझ रहे हैं। पहली पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अरे आपके पास पैसा कितने शेयर पे मिला, हमने कहा 1200 पर, कितने रुपए मिला 5 रुपीज़ एप्लीकेशन, तो ये कितना हो गया 6000 रुपीज़। यस, नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन। मैंने कहा ना एप्लीकेशन जितने से क्रेडिट होता है उतने से ही डेबिट हो जाएगा, क्योंकि ये कुछ होता थोड़ी है, इसको एंट्री करने का तरीका है। इतना जितने से हमने क्रेडिट किया है उतने से ही हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। टू शेयर कैपिटल, समझना है, अब हमें शेयर भी तो देने पड़ेंगे, पहले पैसा आया फिर कंपनी शेयर अलॉट करेगी। तो चलिए सेकेंड एंट्री क्या होगा कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर केस 1 है, अब सर एप्लीकेशन तो हमारे पास 1200 से आएगा, आपने शेयर कैपिटल में 6000 कैसे लिख दिया सर, ये तो आपने 1200 शेयर इशू कर दिए क्या। मैंने कहा ये मैंने गलत लिखा है, अब करेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे ध्यान से समझना है आपको। पहला केस क्या कह रहा है कि जो एक्सिस एप्लीकेशन मनी है, सॉरी पहला केस ये रहा, एक्सिस एप्लीकेशन जो मनी है उसे हम क्या कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं। यानी कि 1000 शेयर इशू किए, 2000 की एप्लीकेशन आई, 200 शेयर पर एप्लीकेशन मनी ज़्यादा आ गई होगी, उसे हम क्या कर रहे हैं, रिफंड कर रहे हैं। तो यानी कि हम इशू कितना करेंगे, हम इशू तो सिर्फ 1000 शेयर ही कर पाएंगे, क्योंकि कंपनी कितने इशू करी 1000, एप्लीकेशन मनी कितनी है 5, तो यहाँ पर कितना आएगा 5000। तो जो कंपनी ने रिफंड किया है वो आ जाएगा यहाँ पर बैंक अकाउंट में। कितने 200 शेयर जो एक्सेस आए थे 5 रुपीज़ के हिसाब से उनका पैसा वापस कर दो, रिफंड कर दिया, कितना 1000। अगर सेकंड केस होता तो क्या होता सर कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हम रिफंड ना करके एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट पर, तो ये जो सेकंड एंट्री में जो यहाँ बैंक आया है यहाँ पर ये नहीं आएगा, फिर आपका क्या आएगा टू शेयर अलॉटमेंट, क्या आएगा टू शेयर अलॉटमेंट। हमने यहाँ पर एक्सेस मनी जो है वो एडजस्ट कर ली। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि अलॉटमेंट कब आता है, जब एक्सेस मनी को एडजस्ट करते हैं, और बैंक कब आता है सेकेंड एंट्री में, जब हम उसको रिफंड कर रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा टॉपिक। थर्ड केस हम अब ले रहे हैं, क्या कह रहा है, थर्ड केस कह रहा है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को हमने एडजस्ट भी किया, सॉरी 50 शेयर पर हमने उसे रिफंड कर दिया, और 150 शेयर पर, क्योंकि टोटल तो 200 की एप्लीकेशन ज़्यादा थी, और 150 शेयर पर हमने उसे एडजस्ट कर लिया। तो जितना हम एडजस्ट कर रहे हैं, जितना हम एडजस्ट कर रहे हैं तो वो तो आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट में, और जितना हम उसे रिफंड कर रहे हैं, कितने शेयर पर रिफंड कर रहे हैं हम
50 इंटू 5 दैट इज 250 और कितने पर हम एडजस्ट कर रहे हैं 150 शेयर इंटू 5 तो ये कितना हो जाएगा आपका 750 ये आपका शेयर अलॉटमेंट में आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आना है कि सेकंड एंट्री में हम क्या लिखेंगे कि पहले में तो जो मनी आया 1200 इंटू 5, सेकेंड में जितना हमने शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल जितना हमने रिफंड किया वो बैंक में, जो एडजस्ट किया वो शेयर अलॉटमेंट में। तो ये हमारे 3 केसेस हैं, ये आपको समझना है। फिर मैं आगे भी लेके चल रहा हूँ कि थर्ड एंट्री क्या होगी, फोर्थ एंट्री क्या होगी, फोर्थ एंट्री इन केसेस में क्या बनेगी, ये हमें समझना है बहुत अच्छे से। चलिए मैं इसको मिटाना पड़ेगा, चलिए नहीं मिटा रहे, यहाँ पे हम करते हैं थर्ड एंट्री। अब हम क्या पैसा डिमांड करेंगे, किस पर, अलॉटमेंट पर पैसा मांगेंगे, किस पर, अलॉटमेंट ड्यू, उस पर पैसा मांगेंगे। एप्लीकेशन का तो हो गया। अब मान के चलो पहला ही केस है, पहला केस क्या है, हमने एक्सेस को रिफंड कर दिया था तो हम पैसा कितना मांगेंगे 1000 शेयर इशू किए थे, अलॉटमेंट मनी है कितनी 7, 2 रुपये प्रीमियम भी है ध्यान से, तो कितना आएगा शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल होगा टू एसपीआर, ध्यान से एसपीआर कितना पैसा 1000 पर 7, तो 1000 पर 7 मतलब टोटल हमें 7000। शेयर कैपिटल कितना है, फेस वैल्यू कितना है 5 रुपीज़, तो फेस वैल्यू 5, ये 5, एसपीआर कितना है 2, ये थर्ड एंट्री हो जाएगी। फोर्थ एंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फोर्थ एंट्री अगर हमने एक्सेस मनी को रिफंड कर दिया था तो सेकंड एंट्री में बैंक आ गया होगा, तो अब दोबारा से पूरा पैसा मिलना चाहिए, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, क्या होगी शेयर अलॉटमेंट, जितना पैसा मंगाया है 7000, 7 ही मिलना चाहिए, 7000 मिल जाएगा। अगर सेकंड केस केस टू क्या केस है कि एक्सेस मनी को हमने एडजस्ट कर लिया था अलॉटमेंट पर, अलॉटमेंट पे हम टोटल कितना पैसा मंगा रहे हैं 7000, अरे कुछ तो मिल गया ना हमें, कितना मिल गया, हमने 200 शेयर पर एडजस्ट कर रहे हैं, 200 शेयर पर 5 रुपये तो पहले ही मिल गए, तो 7000 टोटल मिलना चाहिए था, 1000 तो पहले ही मिल गया हमें, तो नहीं मिलेगा। अब कितना मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट होना चाहिए, तो कितना 7 में से 1000 नहीं मिला, मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो पहले ही मिल चुका है एप्लीकेशन पे ही, तो अब कितना मिलेगा अलॉटमेंट पर 6000 मिलेगा। तो ये आपको समझना है। नेक्स्ट क्या होगा कि 50 पर हमने रिफंड कर दिया था, 150 पर फिर हमें 150 पर एक्सेस मिल चुका है, 150 इंटू 5 750 हमें ज़्यादा मिल चुका है, तो 7000 में से 750 अब नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा 6250। थर्ड केस थर्ड आपको 6250 मिलेगा, क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्यों ऐसा, क्योंकि हमें 150 शेयर पर हमने पहले ही पैसा मिल चुका है, उसको अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लिया, क्या आप दोबारा पैसे दोगे, नहीं देंगे, तो वो उसको हटा दो, तो कितना 7000 में से 750 को हटा देंगे तो कितना बचा 6250। और भी मैं एक बात बता दूं, एक मैं एग्जाम्पल लेके आऊँगा पूरा, जैसे प्रोराटा का क्या होता है उसमें पूरा समझाऊंगा मैं आपको, तो अभी के लिए बस अभी मैं इतना समझा रहा हूँ, फिर उसके लिए हम क्या करेंगे प्रोराटा का समझाऊंगा, इसी वीडियो में वो कंप्लीट होगा, डोंट वरी, जाना कहीं नहीं है, तो उसमें हम पूरा और क्लियर आपको कराएंगे कि किस तरीके से 4-4th एंट्री तक हम आपको पूरी एंट्री कराएंगे, पूरा क्वेश्चन लेंगे और कंप्लीट कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो हमने ओवर सब्सक्रिप्शन का अभी तक आपको एक एग्जांपल लेके भी सारी चीज़ें समझाई हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है, हम एक ने क्लियर करा दिया है आपको कि ओवर सब्सक्रिप्शन हमारा होता क्या है। ओवर सब्सक्रिप्शन होता है कि जितने शेयर कंपनी ने इशू किए उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन आ जाती है, उसे ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। अब कंपनी के पास क्या होता है, अल्टरनेटिव होते हैं, क्या कर सकता है, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसे रिजेक्ट भी कर सकती है कंपनी, या दूसरा एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है उसे पूरा की पूरा कुछ दे सकती है, या कुछ एक्सेस एप्लीकेशन को प्रोराटा बेसिस अलाउड कर देती है। तो जो प्रोराटा बेसिस है मैं अभी वो कराऊंगा, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस भी आएगा एमसीक्यू सीरीज में, जो नेक्स्ट वीडियो हमारी आने वाली है, तो उसमें हम उसको कंप्लीट करा देंगे। सो डोंट वरी, प्रोराटा क्या होता है, सब कुछ एवरीथिंग। प्रोराटा नेक्स्ट एंट्री क्या होती है, एंट्री क्या होती है, अगर ये केसेस आते हैं प्रोराटा बेसिस आते हैं तो एंट्री की बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, सबसे पहली एंट्री यही होती है हमेशा। दूसरी सरप्लस मनी, अगर हम मनी को रिफंड कर रहे हैं, जो एक्सेस मनी आई है उसको रिफंड कर रहे हैं, ऑलरेडी हम एग्जांपल में डिस्कस कर चुके हैं,
रिफंड कर रहे हैं तो क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर टू बैंक, बैंक नीचे आ जाएगा। अगर सरप्लस एप्लीकेशन मनी को हम एडजस्ट कर रहे हैं अलॉटमेंट पर तो बैंक की जगह पर क्या आ जाएगा, बैंक की जगह पर क्या आ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट आ जाएगा। आपको ये समझ में आना चाहिए ध्यान से। फिर क्या करें, फिर कह रहे हैं कुछ को एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, कुछ को तो रिफंड कर रहे हैं, जैसे मेरे एग्जांपल में था 50 और 150 का मैंने एग्जांपल लिया था। कुछ को रिफंड कर रहे हैं, कुछ को एडजस्ट कर रहे हैं, तो जितना हम रिफंड कर रहे हैं वो बैंक में आएगा, जितना हम एडजस्ट कर रहे हैं वो शेयर अलॉटमेंट में आएगा। ये बात आप ध्यान रखिए, ये सेकेंड एंट्री पर ही इम्पैक्ट डालेगा, ध्यान से ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए तो अभी के लिए आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक। कॉल इन एरियर मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। कॉल इन एरियर क्या होता है, जो पैसा हमें नहीं मिला है जो उसे कॉल इन एरियर बोलते हैं। कॉल इन एरियर एक कंपनी के लिए लॉस होता है, अब लॉस होता है तो उसका नेचर डेबिट होता है। कॉल इन एरियर टू रेलेवेंट कॉल, जिस पर वो पैसा नहीं मिला, एप्लीकेशन पर नहीं मिला तो एप्लीकेशन, फाइनल कॉल पर नहीं मिला तो फाइनल। इंटरेस्ट आपका नहीं है सिलेबस में लेकिन फिर भी मैं बता दूं, कॉल इन एरियर पर 10% है, कॉल इन एडवांस पर 12% है। कॉल इन एरियर पर वो आपका कॉल इन एरियर पर 12% है, कॉल इन एडवांस पर 10% है। ये आपको मैं क्लियर कर दूं, कॉल इन एरियर पर 12% और कॉल इन एडवांस पर 10% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। चलिए वो एमसीक्यू में हम करा देंगे उसको क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आ गया, नेक्स्ट एंड लास्ट भी कह सकते हैं, छोटा सा पॉइंट बचा है, 4 फीचर ऑफ शेयर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चंस जरूर आएगा, कंपलसरी है 1 मार्क्स में। क्या होता है 4 फीचर? 4 फीचर क्या होता है कि कंपनी पैसे डिमांड कर रही है शेयर होल्डर से, किसी भी शेयर होल्डर ने कंपनी के शेयर खरीद रखे हैं, आपने जैसे खरीद रहे, आपको 100 शेयर आपने ले रखे हैं या 1000 शेयर आपने ले रखे हैं, कंपनी कॉल कर रही है, आप एप्लीकेशन दे दो, अलॉटमेंट दे दो, फर्स्ट कॉल दे दो, फाइनल कॉल दे दो, लेकिन आप किसी भी कारण पैसे नहीं दे पा रहे हैं तो कंपनी आपको एक अल्टीमेटम देती है कि भाई आप अपने पैसे दे दो, बकाया पैसे दे दो, जो बैलेंस बचा है उसे पैसे दे दो। लेकिन फिर भी आप पैसे नहीं दे पा रहे हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है कि आप उसकी हालत में ना हो, तो कंपनी आपको लास्ट अल्टीमेटम देके उसके अपने जो शेयर आपने खरीदे उनको फोरफीट कर सकती है। फोरफीट मतलब भाई मैं आपको समझाता हूँ कि आपने मान के चलो 1000 शेयर खरीदे हैं और आपने एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ थी, आपने सिर्फ 8 रुपये पे किया है, 2 रुपये पे नहीं किया है, तो कंपनी आपको 2 रुपये भी डिमांड कर रही है, भाई बैलेंस भी दे दो आप अपना, लेकिन आप नहीं दे पा रहे हैं, तो कंपनी क्या करेगी, आपके शेयर को जब्त कर लेगी, आपको शेयर होल्डर फिर नहीं मानेगी कंपनी, आपके जो 8 रुपये भी हैं कंपनी के पास उनको भी उस कंपनी आपको रिफंड नहीं करेगी। उसी को बोलते हैं 4 फीचर ऑफ शेयर। मैंने ये टॉपिक बता चुका हूँ कि 4 फीचर अमाउंट कौन सा बैलेंस शीट में आता है, मैंने आपको बताया जो शेयर हमारे रीइश्यू नहीं होते हैं पब्लिक में वही अमाउंट आपका बैलेंस शीट में आता है, और जो फोरफिटेड शेयर रीइश्यू हो जाते हैं उनका बैलेंस अमाउंट कैपिटल रिजर्व में चला जाता है, वो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में नहीं आता। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो ये एंट्री होती है 4 फीचर ऑफ शेयर की, बहुत ध्यान से 4 फीचर की। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हमेशा याद रखिए एट द टाइम ऑफ 4 फीचर शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड किस अमाउंट से, कॉल्ड अप वैल्यू से, कॉल्ड अप वैल्यू से। ये आपको ध्यान रखना है कि 4 फीचर के टाइम पर शेयर कैपिटल जो डेबिट होगा वो किससे डेबिट होगा, कॉल्ड अप से। ये मल्टीपल टाइम अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। शेयर कैपिटल किससे डेबिट होगा, कॉल्ड अप से। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर 4 फीचर अकाउंट। कॉल इन एरियर में क्या आएगा, जितना पैसा कंपनी ने मंगाया लेकिन मिला नहीं है। 4 फीचर में क्या आएगा, जो पैसा मिल चुका है। ध्यान रखिए अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, और ये 4 फीचर जो हैं वो पार पर इशू किए थे वो वाले 4 फीचर हैं। अगर यही प्रीमियम पे इशू किए थे, अगर वही शेयर फोरफीट किए तो क्या होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये तो कॉल्ड अप से ही होगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व डेबिट, ये भी डेबिट होगा। कब होगा, अगर प्रीमियम आपका नहीं मिला है तो वो भी डेबिट होगा। ध्यान रखें नहीं मिला है, इफ एसपीआर अमाउंट इज नॉट रिसीव तभी डेबिट होगा। अगर मिल चुका है तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मिल चुका है तो क्या सर वो 4 फीचर में ऐड होके आएगा, मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। शेयर 4 फीचर में जो अमाउंट आता है वो एक्सक्लूडिंग प्रीमियम आता है, प्रीमियम को हटा के। अगर प्रीमियम मिल भी चुका है तो प्रीमियम 4 फीचर में नहीं आएगा। प्रीमियम आपको पता है कहाँ यूटिलाइज होता है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो क्या एंट्री होगी, शेयर कैपिटल डेबिट, एसपीआर डेबिट टू कॉल्स इन एरियर टू फोरफिटेड इक्विटी शेयर अकाउंट। ध्यान रखेंगे आप रेलेवेंट, आप यहाँ पर जो कॉल्स इन एरियर है उसकी जगह पे आप रेलेवेंट कॉल भी रख सकते हैं। रेलेवेंट कॉल जैसे आपका फर्स्ट कॉल पे पैसा नहीं मिला है तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल भी आ सकता है, फाइनल कॉल पे पैसा नहीं मिला है यहाँ पे फाइनल कॉल भी आ सकता है, कॉल्स इन एरियर की जगह पर ऐसा भी आप कर सकते हैं।
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं, अगर फोरफिटेड शेयर है अंडर प्रोराटा कैटेगरी में, तो बहुत ध्यान से, तो आपको अलाउटेड दे रखे हैं तो अप्लाइड निकालना कंपलसरी है, और अगर अप्लाइड दे रखे हैं तो अलाउटेड निकालना कंपलसरी है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, बताओ इसके अप्लाइड बताओ इसके अप्लाइड अलाउटेड बताओ। तो आपको समझना है, मैंने फॉर्मूले दिए हुए हैं कि अप्लाइड शेयर हम कैसे निकालते हैं, अलाउटेड शेयर हम कैसे निकालते हैं। तो अगर आपसे पूछे अप्लाइड शेयर आप कैसे निकालेंगे, तो अप्लाइड शेयर की पूछे तो ऊपर अप्लाइड रखना, टोटल शेयर अप्लाइड डिवाइड बाई टोटल शेयर अलाउटेड। अगर अप्लाइड पूछा है तो ऊपर अप्लाइड, और अगर आपका पूछा है अलाउटेड शेयर अलाउटेड तो ऊपर क्या लिखो, अलाउटेड रखो। बहुत सिंपल है। अप्लाइड पूछा है तो टोटल शेयर अप्लाइड डिवाइड बाई टोटल शेयर अलाउटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर अलाउटेड। कोई पार्टिकुलर शेयर होल्डर है ए बी सी, उसको अलाउटेड शेयर दे रखे होंगे, आपको अलाउटेड दे रखे होंगे, टोटल अप्लाइड दे रखे होंगे, और टोटल अलाउटेड भी आपको दे रखे होंगे। उस पार्टिकुलर शेयर होल्डर के अप्लाइड शेयर आपको निकालने होंगे। कैसे निकालेंगे, टोटल शेयर अप्लाइड अपॉन टोटल शेयर अलाउटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर अलाउटेड। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। अप्लाइड कौन सा लेना है, अगर कोई रिजेक्टेड शेयर हैं तो उसको रिजेक्टेड शेयर को माइनस करने के बाद ही आपको अप्लाइड शेयर कंसीडर करने हैं। ये अगर कोई एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा तो हम जरूर कराएंगे इसको। अलाउटेड शेयर क्या होते हैं, अलाउटेड शेयर पूछें तो टोटल शेयर अलाउटेड अपॉन टोटल शेयर अप्लाइड इनटू नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। ये आपको फॉर्मूला यूज करना है अलाउटेड शेयर के लिए। टोटल शेयर अप्लाइड मतलब क्या है कि कोई 10,000 प्रोराटा कैटेगरी में तो आप समझते हैं ना कि ज़्यादा की ओवर सब्सक्रिप्शन आई होंगी, 1000 शेयर इशू किए, 1200 की एप्लीकेशन आ गई, तो 200 शेयर हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो 200 को माइनस करके अप्लाइड शेयर 1000 के लिए फिर 1000 ही रहे ना, तो 1000 डिवाइड बाई 1000 इस तरीके से आएगा। अगर कुछ रिजेक्ट भी किए हैं तो उनको हमें अप्लाइड में से माइनस कर लेना है। ये क्या है, कैलकुलेट अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय द डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर। ये एक वर्किंग नोट है। ये मैं वर्किंग नोट आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा कि किस तरीके से ये हमें कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है री इशूड ऑफ शेयर, फोरफिटेड शेयर। जो कंपनी ने फोरफिट कर रखे हैं उनको मार्केट में री इशू किया, उसकी क्या एंट्री होती है, किस तरीके से हम उसकी जनरल एंट्री करते हैं। क्या होता है, एंट्री होती है फोरफिटेड शेयर आर री इशूड एट पार। अगर पार पर ही हमने री इशू किए हैं, पार पर कोई डिस्काउंट नहीं है, 10 रुपये का शेयर था 10 ही पर री इशू कर दिया, बहुत अच्छी बात है। से बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पहले तो आप एंट्री समझो, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर फोरफिटेड शेयर आर री इशूड एट डिस्काउंट, अगर हमने डिस्काउंट पर री इशू किए हैं तो क्या होगा, बहुत ध्यान से, तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट को कहाँ से कंपनसेट करेंगे, फोरफिटेड अमाउंट से। तो फोरफिटेड शेयर, फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। मान के चलो 100 शेयर हैं, 100 शेयर हमने 8 रुपये पे, 10 का था 8 रुपये पर री इशू किया, तो 100 इंटू 8 यहाँ पे आ जाएगा। बैंक अकाउंट डेबिट 100 इंटू 8, 800 से कितने का डिस्काउंट, 100 इंटू 2, 2 रुपये का डिस्काउंट फोरफिटेड से कंपनसेट कर लिया, और ये 100 इंटू 10, ये हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब क्या हो गया, अगर ये फोरफिटेड शेयर हमने प्रीमियम पे किए हैं, बहुत अच्छी बात है, और भी अच्छी बात है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। डिस्काउंट देखिए, जब हम डिस्काउंट पर री इशू करते हैं, ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट पर सिर्फ री इशू हो सकते हैं, इशू नहीं हो सकते, री इशू कर सकते हैं। दोबारा से हम शेयर इशू कर रहे हैं, उन्हीं शेयर को जो हमने फोरफिट किए हैं उन्हीं को री इशू कर रहे हैं, तो डिस्काउंट पर कर सकते हैं री इशू। फर्स्ट टाइम जब हम इशू करेंगे वो हम डिस्काउंट पर नहीं कर सकते, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। अगर हमने डिस्काउंट पर री इशू किए हैं फोरफिटेड शेयर, तो कहाँ से उसे कंपनसेट करेंगे, शेयर फोरफिटेड अकाउंट से, ध्यान रखिएगा। प्रीमियम में तो डिस्काउंट कुछ होता नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर, ये सिंपल एंट्री हो जाएगी। और ये मैंने बहुत अच्छे नोट्स दिए हैं आपको, तो प्लीज़ इन नोट्स को जरूर याद रखिएगा, ये सारा क्लियर कर देंगे। कैपिटल रिजर्व, बच्चे डाउट खाते, कैपिटल रिजर्व सर नहीं निकलता, कैपिटल रिजर्व नहीं आता निकालना। अरे भाई, इन 4 नोट्स जो मैंने दिए हैं इनको अच्छे से रोक के वीडियो पॉज करके आप इनको नोट डाउन कर लेना। और हाँ, हम अपनी डिस्क्रिप्शन में ये आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहाँ से इस नोट्स को देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और इसकी प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। तो चलिए, पहला नोट्स क्या है कि इफ़ ऑल फोरफिटेड शेयर, मतलब मान के चलो एक कंपनी ने 100 शेयर फोरफिट किए, 100 शेयर फोरफिट किए और 100 ही री इशू कर दिए, और वो भी किस पर, पार पर। तो जो फोरफिटेड अमाउंट है उन शेयर पर पूरा की पूरा क्या कर दो, पूरा की पूरा आप उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दो।
फिर दूसरा केस क्या है, अब इफ़ ऑल फोरफिटेड शेयर आर रीइश्यूड एट डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट पर रीइश्यू किए तो मैंने आपको समझाया डिस्काउंट कहाँ कंपनसेट होगा, मैंने जो फोरफिटेड अमाउंट है, मनी ऑफ फोरफिटेड अमाउंट जो है उसमें से डिस्काउंट को माइनस करेंगे और जो डिस्काउंट बचने के बाद जो फोरफिटेड अकाउंट में जो पैसा पड़ा है उसे हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। ये सारा की सारा जो मैं कराने जा रहा हूँ वो एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं कराने जा रहा हूँ। पूरा केस, कंप्लीट केस मैं ले लूँगा आपको एग्जाम्पल के थ्रू। लेकिन थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ यहाँ पे कि पेड अप और डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं। डिस्काउंट हम कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट निकालते हैं पेड अप वैल्यू, आपको क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है, फुली पेड अप है या पेड अप क्या लिखा है। पेड अप वैल्यू और रीइश्यू प्राइस का जो डिफरेंस है, रीइश्यू प्राइस का जो डिफरेंस है वही डिस्काउंट होगा। मान के चलो पेड अप वैल्यू है 8 रुपये, रीइश्यू किया 6 पर, तो 2 रुपये का डिस्काउंट है। पेड अप वैल्यू आपको ध्यान समझना है। फुली पेड अप है, फुली पेड अप मतलब 10 रुपये या 100 रुपये फुली पेड अप होता है। 10 रुपये है फुली पेड अप, तो 10 रुपये रीइश्यू किया 9 रुपये पर, तो 1 रुपये का डिस्काउंट है। ये आपको डिस्काउंट को मेजर करने का तरीका है किस तरीके से। दूसरा क्या है, पेड अप वैल्यू अगर ज़्यादा है रीइश्यू से तो मोर देन द रीइश्यू प्राइस देन इट इज सेड टू बी शेयर आर इशूड एट डिस्काउंट, क्योंकि पेड अप ज़्यादा है। और अगर आपकी रीइश्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब वो प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं। फुली पेड अप का मतलब होता है कि फेस वैल्यू के बराबर अमाउंट, कि फेस वैल्यू दैट इज 10 या 100। तो दोस्तों ये पूरा चैप्टर हमने कंप्लीट कराया है और ये पूरा कंप्लीट हो चुका है ये चैप्टर पूरा। अभी इसमें क्या करना है, अभी बस मैं 2 टॉपिक विद एग्जांपल लेके आ रहा हूँ, एक तो फोरफीचर और कैपिटल रिजर्व निकालने का और एक प्रो राटा वाली 4 एंट्री मैं समझाने वाला हूँ उसको और समझना है। और ये कंप्लीट रिवीजन हो चुका है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरे की पूरे कंप्लीट एमसीक्यू लेके आ रहे हैं, तो आप जाएं नहीं और इसी को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपके लिए बहुत मेहनत की गई है, आप अगर हमें प्यार देंगे, लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। प्लीज़ ज़रूर आप अब वो जो टॉपिक हम कराने जा रहे हैं उसकी तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट। तो अभी हमने आपसे जो डिस्कस किया था, डिस्कस ये कि ये पूरा जो कैपिटल रिजर्व वाला टॉपिक है हम एक एग्जांपल के साथ लेके आ रहे हैं। तो ये आपके सामने एक एग्जांपल है। क्या है कि मान के चलो एक कंपनी ने 1000 शेयर फोरफीट किए हैं जिसकी कॉल्ड अप वैल्यू है 10 रुपीज़। कॉल्ड अप वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़। ओके, शेयर होल्डर पेड ओनली ₹7, मतलब 7 रुपये शेयर होल्डर ने पे किए हैं, यानी कि 3 रुपये क्या होगा, नॉन पेमेंट होगा। 3 रुपये नॉन पेमेंट होगा। क्या है, इफ पहला केस क्या है, इफ ऑल शेयर, ऑल मतलब 1000 शेयर आर रीइश्यू, अगर ये पूरे की पूरे शेयर हमने रीइश्यू कर दिए कितने पर, 8 रुपीज़ पर, ये रीइश्यूड प्राइस है और ये क्या थे, फुली पेड अप। फुली पेड अप का मतलब होता है इसकी फेस वैल्यू कितनी थी, 10 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं रीइश्यू प्राइस कितना है, 8 रुपये, फुली पेड अप यानी कि फेस वैल्यू कितनी है इसकी 10, तो कितने का डिस्काउंट हो गया, 2 रुपये का डिस्काउंट हो गया। तो आप किस तरीके से जनरल एंट्री पास करेंगे ये हम करने जा रहे हैं। तो चलिए पहले हम पास कर देते हैं फोरफीचर की एंट्री। फोरफीचर की एंट्री भी क्या होगी मैं वो भी आपको बता देता हूँ। फोरफीचर की एंट्री क्या होगी, तो मैंने आपको बताया था कि इसमें शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल आपका डेबिट होगा और वो आपका डेबिट होगा हमेशा कॉल्ड अप से टू कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर आपका कॉल्स इन एरियर होता है जो पैसा आपको नहीं मिला, टू शेयर फोरफीचर अकाउंट। शेयर फोरफीचर अकाउंट, ये फोरफीचर वो होता है जो पैसा आपको मिल चुका है। कॉल्ड अप कितना था, 1000 शेयर पर 10 रुपये कॉल किया था यानी कि 10,000। इसमें से 1000 पर कितना नहीं मिला, 3 रुपये नहीं मिला। कॉल्स इन एरियर कितना मिल चुका है, 7 रुपीज़। ये आपका आ जाएगा फोरफीचर में। अब नेक्स्ट एंट्री क्या होगी, ये फोरफीचर की एंट्री। नेक्स्ट एंट्री हम करने जा रहे हैं रीइश्यू। रीइश्यू की केस 1। केस 1 क्या होगा, केस 1 समझना है ध्यान से कि सारे के सारे 1000 शेयर हमने पूरे रीइश्यू कर दिए। एंट्री क्या होगी, बैंक, पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अच्छा ध्यान से, मैं भूल गया, आप भी मत भूल जाना। कैसे सर, ये हमने डिस्काउंट पर रीइश्यू किए हैं, डिस्काउंट पर रीइश्यू किए हैं तो कहाँ से हमें सेटल करना पड़ेगा डिस्काउंट को, शेयर फोरफीचर अकाउंट को। ध्यान से, फोरफीचर अकाउंट को टू शेयर कैपिटल। ध्यान से, बैंक कितना पैसा आया आपका 1000 शेयर हमने रीइश्यू किए हैं 8 रुपये पर, तो ये हो गया 8000। कितने का डिस्काउंट है 1000 पे, 2 रुपीज़, तो ये 2000 का हो गया। शेयर कैपिटल कितने से आएगा आपका, पूरा फेस वैल्यू से 1000 इंटू 10, 10,000 से। अब इस केस में बताओ सर, इस केस में बताओ कि कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा, कैपिटल रिजर्व में कितना अमाउंट जाएगा। मैंने कहा
कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? मुझे बताओ आपका फोर्थ फीचर में कितना अमाउंट है? 7,000। 7,000 में से आप कितने का डिस्काउंट दे चुके हैं? 2,000 का। कितने का पैसा बचा हुआ है? 5,000। तो आपका जो 5,000 रिमेनिंग अमाउंट है फोर्थ फीचर में, तो वो आपका कहाँ चला जाएगा? कैपिटल रिजर्व में। शेयर फोर्थ फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये आपको समझना चाहिए। कितना? 5,000 का। अब नेक्स्ट केस क्या है? नेक्स्ट केस हमें ध्यान समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने पूरे शेयर रीइश्यू नहीं किए, हमें हमेशा ध्यान रखिएगा कितने शेयर रीइश्यू किए। हमने किए 800 शेयर। 800 शेयर कितने पर किए हैं? कितने पर किए? 8 रुपीज़ पर। 8 रुपीज़। और कितना फुली पेड अप था? फुली पेड अप मतलब फेस वैल्यू कितनी है? 10 रुपये। यानी कि डिस्काउंट आप पता लगा सकते हैं, डिस्काउंट इसमें भी कितना है? ₹2 का डिस्काउंट है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं कि शॉर्ट में सर हम कैपिटल रिजर्व कैसे निकालें, इतनी कैलकुलेशन करनी होगी, मैंने कि बिल्कुल भी नहीं। कैसे निकालें? आप सबसे पहले रीइश्यू शेयर देखो कितने हैं? 800 हैं सर। अच्छा, फिर क्या करें? इन शेयर पर कितना पैसा मिल चुका था? सर हमें 7 रुपये मिला था, 3 नहीं मिला था। मैंने कहा वो भी ठीक है। कितने का डिस्काउंट है? 2 रुपये का, वो माइनस कर दो। कितने शेयर? 800 पर कितना पैसा आपके पास बचा हुआ है? 5 रुपये। 7 मिला था, 2 का डिस्काउंट है, कितना बचा? कितना बचा आपका? 5 रुपये। ये आपके क्या है? रीइश्यूड शेयर। रीइश्यूड शेयर में ध्यान रखना, यही तो रीइश्यू है। इस पर कितना अमाउंट बच रहा है डिस्काउंट को देने के बाद? 5 रुपये बच रहा है। कितना आ गया? 4,000। ये आपका कैपिटल रिजर्व में आएगा। बहुत सिंपल है कैपिटल रिजर्व निकालना। रीइश्यूड शेयर आप देखो कितना मिला, कितने का डिस्काउंट है वो माइनस कर दो। कितना मिला? इस पर हमें 7 रुपये मिला था, क्योंकि पूरे पर 7, तो इस पर भी तो 7 ही रुपये मिला होगा, 7 मिला। कितने का डिस्काउंट? रीइश्यू जब हमने किया कितने का डिस्काउंट दिया? 2 रुपये का, उसको माइनस कर दो। ये आपका कैपिटल रिजर्व। बहुत शॉर्ट ट्रिक है ये। ट्रिक क्या है कि कैपिटल रिजर्व की कितने नंबर ऑफ शेयर रीइश्यू, जितना मिल चुका है पहले टाइम में माइनस डिस्काउंट, वो आ जाएगा आपका अमाउंट। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल और ला रहे हैं। हाँ जी, तो हम ये लास्ट टॉपिक है हमारी इस चैप्टर का, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का। ये क्यों हमें करा रहे हैं? क्योंकि ये क्वेश्चंस में दिक्कत आती है बच्चों को। हमने इस वीडियो में पूरा विद एग्जांपल हमने आपको प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश की है, ताकि आप MCQ में कोई दिक्कत नहीं आए। क्योंकि अगर MCQ में कोई प्रॉब्लम आए तो आप ये वीडियो दोबारा से देख सकते हैं। एटलीस्ट एक बात बताओ आप मुझे कि इसकी वेटेज है 12 मार्क्स। क्या हम 1.5 घंटे नहीं दे सकते क्या? एटलीस्ट आप 5 दिन में 1.5 घंटे नहीं पढ़ पाओगे? क्या बात कर रहे हो? मैं होता तो कम से कम 3 टाइम्स इसको रिवाइज कर लेता। तो आप भी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप कम से कम 3 बार इसे पढ़ेंगे। 3 बार नहीं, 2 बार तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, मुझे पता है आप 2 बार पढ़ेंगे। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें किस तरीके से ये अमाउंट निकाला जाएगा। देखिए, मान के चलो एक कंपनी है, उसने अलाउट किए शेयर 1000 शेयर वो इशू कर रही है, लेकिन एप्लीकेशन आई है 1500 शेयर की, यानी कि एप्लीकेशन ज़्यादा की आ गई है। जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है, जो 500 शेयर पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है, उसे हम एडजस्ट कर रहे हैं किस पर? अलाउटमेंट पर एडजस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एप्लीकेशन मनी है 3 रुपये, अलाउटमेंट मनी है 5 रुपीज़। इसमें प्रीमियम भी मैंने दिया है, इंक्लूडिंग प्रीमियम ₹2। बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल छोड़ो, ये हमें निकालना ही नहीं है। हमारा आएगा कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। बताओ अलॉटमेंट पर कितना पैसा मिलेगा हमें, ये हमें समझना है। ए शेयर होल्डर भी है जिसके पास 100 शेयर हैं, उसने फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी, वो फेल हो गया, मतलब उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं की। तो बताओ अलॉटमेंट पर कितना पैसा आपको मिलेगा, ये आपको समझना है। देखिए, मैं आपको बता दूं, हमने आपको सिखाया था इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रोडाटा कैटेगरी कि 1500 के लिए एप्लीकेशन आई, कंपनी ने सिर्फ 1000 शेयर अलाउड किए, तो उसमें 500 की एप्लीकेशन क्या है? एक्सेस हैं, ज़्यादा हैं, और एक शेयर होल्डर इसमें डिफॉल्टिंग है। होल्डिंग मतलब इसको अलाउटेड शेयर दे रखे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इसी शेयर होल्डर का आपको हिसाब किताब लगाना पड़ेगा, इसी शेयर होल्डर का। इसका आपको होल्डर दे रखा है, मतलब होल्डिंग दे रखा है। आपको इसके अप्लाइड शेयर निकालने पड़ेंगे, अप्लाइड शेयर इस बंदे के। कंपनी का बाद में देखेंगे, पहले इस पर्सन का हिसाब लगा लेते हैं, कोई भी डिफॉल्टिंग शेयर होल्डर उसका। अप्लाइड शेयर कैसे निकलेगा? मैंने आपको बताया टोटल शेयर अप्लाइड कितने? 1500 एप्लीकेशन आई, टोटल शेयर अलाउटेड कितने? 1000। नंबर ऑफ शेयर अलाउटेड, इसको कितने अलाउट कर रखे हैं? 100। तो अब इसके क्या आ जाएंगे? 150, लेकिन कंपनी ने इसको कितने अलाउट किए होंगे? 100। तो इसका मतलब जो अप्लाई किया होगा, इससे एप्लीकेशन मनी भी, जो एप्लीकेशन मनी आई होगी वो हमें कितने पर आई होगी?
150 पर ही इसने भेजी होगी। 150 एप्लीकेशन मनी कितना है 3, तो कितना इससे हमें एप्लीकेशन मनी मिली है 450। एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव कितनी मिलनी चाहिए थी? अरे कंपनी ने तो 100 शेयर ही दिए, 3 रुपये मांगनी चाहिए तो 300 ही मिलना चाहिए। लेकिन इसकी एप्लीकेशन मनी कितनी एक्सेस है, एक्सेस कितनी है इसकी? एक्सेस है इसकी 150 इसकी एक्सेस है एप्लीकेशन मनी। अब इस 150 को हम क्या करेंगे, इससे अलॉटमेंट पर पैसा मांगेंगे, उस टाइम पर एडजस्ट कर लेंगे। हमने कहा इससे अलॉटमेंट पर कितना पैसा मांगते हैं, अलॉटमेंट ड्यू कितना पैसा मांग रहे हैं? अरे इसके 100 शेयर थे, अलॉटमेंट मनी है आपकी 5, तो कितना 500 इससे चाहिए। लेकिन इसने एक्सेस भी तो दे रखा है, वो थोड़ी दोबारा दे देगा। जो एक्सेस दे रखा है उसे एडजस्ट कर लो, एक्सेस हमने एडजस्ट कर ली, कितनी 150, तो कितना मिलना चाहिए था 350, लेकिन इससे हमें नहीं मिला। तो ये हो गया कॉल सिनेरियो, ये हमें पैसा इससे नहीं मिला। ये हमने हिसाब किताब इसका कैलकुलेट कर लिया। अब हम आते हैं कंपनी का क्या होगा। देखिए हमें समझना ध्यान से, कंपनी क्या करेगी, हमें अलॉटमेंट पे पैसा चाहिए, हम इसको एंट्री के थ्रू समझते हैं। किसके थ्रू? एंट्री के थ्रू। बहुत ध्यान से, सबसे पहले हमारे पास पैसा आया होगा बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक हमें कैसे मिला होगा एप्लीकेशन पे? 2 शेयर एप्लीकेशन। कितना पैसा मिला होगा? 1500 पे 3 के हिसाब से कितना हो गया 4,500, ये पैसा हमें मिला होगा। लेकिन हम कितने शेयर इशू कर रहे थे? शेयर एप्लीकेशन डेबिट 2 शेयर कैपिटल। जो एक्सेस आया है उसे हम क्या कर रहे हैं एडजस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 शेयर अलॉटमेंट। बहुत ध्यान से, टाइम लगेगा बेटा इसीलिए क्योंकि मुझे समझाना पड़ेगा। एप्लीकेशन कितने से क्रेडिट है उतने से डेबिट कर दो। शेयर कैपिटल में क्या आएगा, कितने शेयर इशू किए हैं 1000 और एप्लीकेशन मनी है 3, तो ये हो जाएगा 3000। एक्सेस कितने से आ गया 1500, यानी कि 500 शेयर पे हमें एक्सेस पैसा पर एडजस्ट हो जाएगा। अब हम थर्ड एंट्री करेंगे कौन सी? अलॉटमेंट की, ड्यू की। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। ड्यू वाली ड्यू अलॉटमेंट पर हम पैसा मंगाएंगे। अलॉटमेंट पर कितना पैसा मंगाना है? अब देखिए बात समझना है, हम तो कंपनी तो 1000 शेयर इशू किए थे, 1000 पे पैसा मंगाएगी, तो शेयर अलॉटमेंट 2 शेयर कैपिटल 2 SPR। अब 1000 इंटू अलॉटमेंट है 5, तो टोटल आएगा 5000 से 5000 चाहिए। कैपिटल पे 3, क्योंकि फेस वैल्यू कितनी है 3 है, 2 रुपये का प्रीमियम है, तो ये शेयर कैपिटल आएगा 3000 से और SPR में आ जाएगा आपका 2000। अब नेक्स्ट एंट्री पैसा कितना आया, हमें यही तो पता लगाना है। बैंक अकाउंट हम क्या कर रहे हैं कि हमने एंट्री नोट की अभी यहाँ पर, तो कि अलॉटमेंट पर कितना पैसा आएगा वो हमें कैलकुलेट ही करना है। ध्यान से, एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट 2 शेयर अलॉटमेंट, कितना पैसा इस पर मिला, तो यही निकालना बहुत ध्यान से। अब ये कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा कि टोटल अमाउंट ड्यू कितना है, टोटल अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट कितना है, बहुत ध्यान से। अलॉटमेंट पर पूरा पैसा कितना मंगाना है 5000 का। अब एक बात, जो पहले से कुछ मिल चुका है क्या, पहले से एक्सेस मिल चुका है कितना 1500, क्या वो दोबारा मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये हमने जो एक्सेस मिला है इसको हमने एडजस्ट कर लिया। अच्छा, कुछ ऐसा भी है जो नहीं मिला, कॉल सिनेरियर भी है क्या? हाँ बिल्कुल है, कॉल सिनेरियर कितना है आपका कॉल सिनेरियर 350। इन सभी को कर दो माइनस, जो माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वही आपका क्या होगा, अलॉटमेंट पर जो पैसा मिला हुआ है। तो फटाफट से हम माइनस करेंगे, फटाफट से हमारा माइनस होके आएगा, कितना आएगा 43250, आई थिंक ऐसा ही होगा या 150 होगा शायद, 3150 ये अमाउंट आपका हो गया जो अलॉटमेंट पर मिला हुआ है। तो 3150 कितना कॉल सिनेरियर है आपका है 350, अलॉटमेंट पर कितना आएगा आपका शेयर अलॉटमेंट, सॉरी। तो हम क्या थे, हमने देखा कि अलॉटमेंट पर कितना पैसा मिला है, बैंक अकाउंट डेबिट
कॉल्सन एरिया डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट कितना, यहाँ पर कितना पैसा मिला है 3150। हमने कैसे देखा 5000 हमें ड्यू था टोटल, एक्सेस हमारा पहले से कितना मिला हुआ है 1500 वो माइनस कर दो, प्लस 350 जो हमें मिला नहीं वो माइनस कर दिया। ध्यान से ये दो अमाउंट माइनस कर दिए, कितना बचा अमाउंट 3150। तो दोस्तों ये लास्ट टॉपिक था हमारा। तो प्लीज़ आप 12 मार्क्स के लिए 1.5 घंटे का वीडियो कम से कम 2 बार देखें, और अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ हम विराम करने जा रहे हैं। ये वीडियो हमारी कंप्लीट है, पूरी शेयर कैपिटल, आपको इधर उधर से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, थैंक यू।